के लिए सोचिए, एक आदमी गांधी जी समुद्र के किनारे एक चुटकी नमक उठाते हैं और पूरा ब्रिटिश एम्पायर एकदम हिल जाता है। ये कैसे होता है? एक सिंपल सा एक्ट देशद्रोह या सेडिशन कैसे बन जाता है? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 20 सबसे क्रूशल प्रीवियस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज की गहरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिकोडिंग सेशन है। एग्जैक्टली और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हाई एनर्जी डिस्कशंस आप तक आती रहे तो एक छोटा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए और नीचे कमेंट्स में रेडी लिखिए। आपका सपोर्ट ही हमारी एनर्जी है। एब्सोल्युटली। तो आज का हमारा लर्निंग मैप ये है। हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से शुरू करेंगे, उसके डीएनए को समझेंगे। ओके। फिर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ पढ़ेंगे, क्रिप्स मिशन के ट्रिकी प्रपोजल्स को एनालाइज करेंगे और आखिर में क्विट इंडिया मूवमेंट की इंटेंसिटी को फील करेंगे। परफेक्ट, हर सवाल को डाइसेक्ट करेंगे। हाँ, ऑप्शन बाय ऑप्शन, हाई यील्ड, पेरिफेरल नॉलेज और मेमोरी हैक्स के साथ। तो शुरू करें। चलिए सीधे पहले सवाल पर आते हैं। ये नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। आई, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ। आई, observance of strict non-violence. I, retention of titles and honors without using them in public. IV, establishment of panchayats for settling disputes. How many of the above were parts of the non-cooperation program? A, only 1, B, only 2, C, only 3, D, all the 4. ठीक है, यहाँ माइक्रो थीम है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के कोर कंपोनेंट्स। ये बिल्कुल फंडामेंटल है दोस्तों। 1920 में गांधी जी का ये पहला पैन इंडिया मास मूवमेंट था। और इसका कॉन्सेप्ट आई थिंक बहुत सिंपल पर रेवोल्यूशनरी था। हाँ बिल्कुल, आइडिया ये था, अगर इंडियंस बस कॉपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे ही कॉपरेशन पर चलता था वो कोलैप्स कर जाएगा। इसकी कोई रियल लाइफ एनालॉजी दे सकते हैं? ये काफी बड़ा स्केल लग रहा है। जरूर, सोचिए एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है। अब क्या हो अगर उसके सारे एम्प्लॉयज, सारे कस्टमर्स और सारे सप्लायर्स एक ही दिन डिसाइड करें कि वो कंपनी को कंप्लीटली बॉयकॉट करेंगे। कोई काम पर नहीं आएगा, कोई उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, कंपनी तो रात भर में पैरालाइज हो जाएगी, है ना? बस वही स्ट्रैटेजी थी, लेकिन नेशनल स्केल पर, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। परफेक्ट एनालॉजी। चलिए अब एनालिसिस में जाते हैं और दोस्तों क्वेश्चन स्टेम पर ध्यान दीजिएगा। ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव एक प्रोग्राम का हिस्सा थे। कौन से वाले नहीं, बल्कि टोटल गिनती। ये एक कॉमन यूपीएससी पैटर्न है। एग्जैक्टली। तो शुरू करते हैं स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट आई, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लॉथ। ये तो मूवमेंट का सबसे विजिबल और आई थिंक इंपैक्टफुल हिस्सा था। बिल्कुल, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जैसे टॉप लॉयर्स ने अपनी फ्लरिशिंग लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। राइट। और विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट तो आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका था ब्रिटिशर्स के लिए। हाँ, खासकर मैनचेस्टर की टेक्सटाइल मिल्स को लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाते थे। इस दौरान पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड, फॉरेन क्लॉथ का इंपोर्ट वैल्यू आधा हो गया था। इसने सीधे तौर पर इंडियन हैंडलूम और खादी को प्रमोट किया। तो स्टेटमेंट आई 100% करेक्ट है। समझ गई। तो ये सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं था, बल्कि अपना ऑल्टरनेटिव बनाने के बारे में भी था। अच्छा, स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। ये तो मूवमेंट की आत्मा थी, एक नॉन निगोशिएबल कंडीशन। गांधी जी के लिए अहिंसा फाउंडेशनल प्रिंसिपल था। उनका मानना था कि हिंसा पर आधारित कोई भी मूवमेंट एक तरह की टिरैनी को दूसरी से बदल देगा, पर सच्चा स्वराज नहीं लाएगा। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। और ये प्रिंसिपल इतना एब्सोल्यूट था कि जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जहां एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, 22 पुलिस वाले मारे गए, गांधी जी ने तुरंत पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। राइट। बहुत से लीडर्स ने इससे डिसएग्री भी किया था। हाँ, लेकिन उनके लिए प्रिंसिपल मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। स्टेटमेंट 3, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। एक मिनट, ये थोड़ा क्लेवर साउंड कर रहा है, जैसे एक साइलेंट प्रोटेस्ट। आप अपना सर टाइटल रखो, बस उसे मत करो। इसमें कैच क्या है? ये एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप है दोस्तों। इसकी खूबसूरती इसकी सटलिटी में है। प्रोग्राम ने रिटेंशन के लिए नहीं कहा था, उसने टाइटल्स के रिनंसिएशन के लिए कहा था। अच्छा, रिनाउंस करना। हाँ, रिनंसिएशन का मतलब है उन्हें फॉर्मली और पब्लिकली त्याग देना। रिटेंशन भले ही पब्लिक यूज के बिना हो, एक प्राइवेट एक्ट है। रिनंसिएशन एक पब्लिक एक्ट ऑफ डिफाइंस था, राज से रिश्ते तोड़ने का एक सिंबॉलिक तरीका। वाओ, तो सारी कहानी एक शब्द में छिपी है। बिल्कुल। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। गांधी जी ने खुद कैसरे हिंद मेडल वापस कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले ही 1919 में जलियांवाला बाग के बाद अपनी नाइटहुड त्याग दी थी। तो रिटेंशन शब्द स्टेटमेंट 3 को गलत बना देता है। ये वोकैबुलरी का ट्रैप है। गॉट इट। ओके, आखिरी वाला स्टेटमेंट 4, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत्स फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ये तो लॉजिकल लग रहा है यार, है ना? एकदम लॉजिकल। अगर आप ब्रिटिश कोर्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं तो आपको जस्टिस के लिए एक ऑल्टरनेटिव भी देना होगा, वरना समाज में केओस हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का हिस्सा था। अच्छा, पैरेलल इंडियन इंस्टीट्यूशंस बनाना। हाँ, नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेजेस और गांव की पंचायतें, ताकि झगड़े सुलझाए जा सके। इससे सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला। तो स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। तो राइट वर्सेस रॉन्ग को रिकैप करते हैं। स्टेटमेंट्स आई और आईवी करेक्ट है।
स्टेटमेंट 3 गलत है रिटेंशन शब्द के कारण। मतलब कुल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो सही जवाब है सी, ओनली 3। बिल्कुल, और इसका मेमोरी हैक बस याद रखिए, नॉन कॉपरेशन मतलब ब्रिटिश सिस्टम को नहीं बोलना, तो उनके कोर्ट्स को नहीं, उनके कपड़ों को नहीं, और टाइटल्स के लिए ये एक पूरा पब्लिक नहीं था रिनाउंस, ना कि एक चुपके से प्राइवेट नहीं रिटेन। सिंपल। कूल। मिनी रिकैप शॉर्ट में, एनसीएम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करने और इंडियन ऑल्टरनेटिव्स बनाने के बारे में था, नॉन वायलेंस के स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के साथ। ट्रिक रिटेंशन वर्सेस रिनाउंसिएशन में थी। तो हमने नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को समझ लिया, लेकिन इतना बड़ा नेशन वाइड प्लान आखिर कैसे लागू किया जाना था? अगला सवाल इस पर ही है। चलिए अब स्ट्रैटेजी पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आई, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। आई, it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. Which of the statements given above are correct? A I only, B I only, C both I and I, D neither I nor I. ठीक है, यहाँ माइक्रो थीम है एनसीएम के ऑब्जेक्टिव्स और उसकी फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी। ये मूवमेंट के कैसे और क्यों के बारे में है। लेट्स एनालाइज स्टेटमेंट आई। The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. ये अभी सुनने में आम लग सकता है, पर उस समय ये एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। ये रेजोल्यूशन दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर सेशन में पास हुआ था। अच्छा। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। इससे पहले कांग्रेस का गोल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से सेल्फ गवर्नमेंट हासिल करना था। पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स में बदलाव एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इसका मतलब था कि कांग्रेस अब आधिकारिक तौर पर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के लिए तैयार थी। ये एक नए युग की आधिकारिक घोषणा थी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ये तो आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव है, सिस्टम के अंदर काम करने से लेकर उसे बाहर से चैलेंज करने तक। ओके, स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? इट वाज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस। क्या ये एक बिग बैंग लॉन्च था या धीरे धीरे बढ़ाया गया? ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड एस्केलेटिंग मूवमेंट था, एक वन शॉट डील नहीं। सोर्स मटेरियल में इसके फेजेस साफ साफ दिए गए हैं। फेजेस कैसे थे? फेज 1 जन मार्च 1921, ये शुरुआती बॉयकॉट फेज था, स्टूडेंट्स का स्कूल्स छोड़ना, लॉयर्स का कोर्ट्स छोड़ना और खादी का प्रमोशन। फेज 2 अप्रैल 1921 से, ये कैपेसिटी बिल्डिंग फेज था। गोल था तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करना, 1 करोड़ कांग्रेस मेंबर्स बनाना और 20 लाख चरखे बांटना। फेज 3 जुलाई 1921 से, ये एस्केलेशन था। विदेशी कपड़ों का बॉयकॉट तेज हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स के विजिट का बॉयकॉट प्लान किया गया और वॉलंटियर्स ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। फेज 3 जुलाई 1921 से। तो स्टेटमेंट का पहला हिस्सा सही है, ऐसे स्टेजेस में इंप्लीमेंट किया गया था। और स्टेटमेंट के दूसरे हिस्से के बारे में क्या, कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगला स्टेज था? वो भी एकदम सही है। गांधी जी ने स्वराज इन अ ईयर का वादा किया था। जब वो नहीं हुआ और गवर्नमेंट का रिप्रेशन बढ़ गया तो मूवमेंट अपने सबसे रेडिकल फेज में जाने के लिए तैयार था। मतलब आखिरी दाव। हाँ, ये एक मास सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन का लॉन्च था, जिसकी शुरुआत बारदोली गुजरात में नो टैक्स कैंपेन से होनी थी। ये आखिरी और सबसे शक्तिशाली हथियार था। तो स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से करेक्ट है। तो राइट वर्सेस रॉन्ग दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर है सी, बोथ आई एंड आई। ये तो एक वीडियो गेम जैसा लग रहा है जिसमें लेवल्स बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल, ये इसको समझने का परफेक्ट तरीका है। मेमोरी हैक। ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल एक वीडियो गेम था। लेवल 1 बॉयकॉट, आसान हिस्सा। लेवल 2 फंड रेजिंग, अपने रिसोर्सेज बनाओ। लेवल 3 मास एक्शन, उनसे सीधी टक्कर लो। फाइनल बॉस लेवल नो टैक्सेस कैंपेन, आखिरी चुनौती। इंटरेस्टिंग। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। तिलक स्वराज फंड का नाम बाल गंगाधर तिलक के नाम पर रखा गया था, जिनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था, उसी दिन जिस दिन एनसीएम लॉन्च हुआ। फंड ने अपने 1 करोड़ के टारगेट को पार कर लिया था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। इससे मूवमेंट का जबरदस्त पॉपुलर सपोर्ट साबित होता है। वाओ। मिनी रिकैप शॉर्ट में, एनसीएम का ऑब्जेक्टिव पीसफुल तरीकों से स्वराज हासिल करना था और इसे एक शानदार फेज्ड स्ट्रेटजी के जरिए अंजाम दिया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये केयरफुली प्लान्ड एस्केलेशन एक ठंडे स्ट्रेटेजिक दिमाग को दिखाता है, लेकिन 1 दशक बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ इमोशनल पिच एक नए लेवल पर पहुंच गई। अब ये सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में नहीं था, बल्कि संघर्ष के मॉरल कोर को डिफाइन करने के बारे में था। और यहां से हम गांधी जी के एक शक्तिशाली स्टेटमेंट पर आते हैं। चलिए इस आइकॉनिक कोट को देखते हैं। Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time of. Options है A. The Champaran Satyagraha, B. Publicly violating salt law at Dandi, C. Attending the second round table conference in London, D. The launch of the Quit India movement. यहाँ माइक्रो थीम है फेमस कोट्स और उनका कॉन्टेक्स्ट। यूपीएससी को ये बहुत पसंद है क्योंकि एक अकेला कोट पूरे इवेंट की आत्मा को पकड़ सकता है। पहले इस कोट को समझते हैं। हाँ। सेडिशन मतलब देशद्रोह या स्टेट के खिलाफ बगावत। रिलीजन मतलब धर्म, अपना सबसे बड़ा मॉरल कर्तव्य। तो गांधी जी कह रहे हैं इस स्टेट के खिलाफ बगावत करना मेरा सबसे बड़ा मॉरल कर्तव्य बन गया है। ये एक अनबिलीवेबल रूप से पावरफुल और रेडिकल स्टेटमेंट है। ये तो बेसिकली क्राइम की डेफिनेशन को ड्यूटी की डेफिनेशन में बदलना है। तो उन्होंने ये कब और क्यों कहा? उन्होंने ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांव के समुद्र तट पर कहा था।
ठीक उस वक्त जब उन्होंने ब्रिटिश सॉल्ट लॉ तोड़ा और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। कॉन्टेक्स्ट इसमें सब कुछ है। बिल्कुल। ब्रिटिश का नमक उत्पादन पर मोनोपोली था और वो इस पर भारी टैक्स लगाते थे। नमक हर एक इंसान, अमीर या गरीब, की बुनियादी जरूरत है। उस पर टैक्स लगाना कॉलोनियल शोषण का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो नमक कानून तोड़ना सिर्फ नमक बनाने से कहीं ज्यादा था। एग्जैक्टली। ये ब्रिटिश राज की अथॉरिटी को रिजेक्ट करने का एक सिंबॉलिक एक्ट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट को सेडिशन ही कहती, तो गांधी जी ने उन्हें प्रीएम्प्ट कर लिया। उन्होंने इस आरोप को गले लगाया और उसे एक ऊंचा दर्जा दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे इस अन्यायपूर्ण शैतानी शासन से लड़ना सेडिशन है, तो वही सेडिशन मेरा धर्म है, मेरा धर्म। राइट। पेरिफेरल नॉलेज। दांडी मार्च, जिसके कारण ये पलाया, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील से ज्यादा की पैदल यात्रा की थी। ये मार्च एक पॉलिटिकल थिएटर का मास्टर स्ट्रोक था, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। चलिए यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं? गुड क्वेश्चन। ए, चंपारण 1917 एक लोकल इशू था। उनकी भाषा अभी इतनी कन्फ्रंटेशनल नहीं थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी का समय था, खुली डिफाइंस का नहीं। और डी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में डू और डाई का नारा था, जो उतना ही पावरफुल था। पर यह स्पेसिफिक कोड दांडी मार्च का है। परफेक्ट। मेमोरी हैक। कनेक्शन सोचिए। सॉल्ट इक्वल्स बेसिक नीड, टैक्स ऑन सॉल्ट इक्वल्स अनजस्ट रूल, ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ इक्वल्स सेडिशन ब्रिटिश की नजर में। इसलिए गांधी जी के लिए इस अन्याय से लड़ना, सेडिशन, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य, रिलीजन बन गया। बहुत अच्छा। मिनी रिकैप। शॉर्ट में, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन कोट 1930 में दांडी में कहा गया था, अन्यायपूर्ण सॉल्ट लॉ तोड़ने के एक्ट को एक गहरे मॉरल और स्पिरिचुअल कर्तव्य के रूप में फ्रेम करते हुए। डंडी के मॉरल हाई ग्राउंड से हमारी कहानी अब एक दुखद टोन लेती है। हमने बात की कि कैसे अहिंसा इन मूवमेंट्स की आत्मा थी, लेकिन जब वो आत्मा टूट जाती है तो क्या होता है। चलिए चौरी चौरा इंसिडेंट के परिणाम को देखते हैं। ये सवाल एक ऐतिहासिक घटना के बाद के हालात पर है। Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chaura incident? Options हैं A. C.R. दास, B. मदन मोहन मालवीय, C. डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, D. M.A. जिन्ना। यहाँ माइक्रो थीम है, प्रमुख व्यक्तित्वों की भूमिका सिर्फ मुख्य नेताओं से परे। पहले इंसिडेंट का एक छोटा सा रिकैप। फरवरी 1922, चौरी चौरा, गोरखपुर, यूपी। प्रोटेस्टर्स की एक भीड़ पुलिस द्वारा उकसाए जाने पर हिंसा पर उतर आई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिस वाले मारे गए। अच्छा, ये वही घटना है जिसके कारण गांधी जी ने NCM वापस ले लिया था? बिल्कुल, एक सच में दुखद घटना। अब ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था? ब्रूटली होगा, आई गेस। हाँ, ब्रूटल और तेजी से। वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे। 225 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। सेशंस कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया। उनमें से 170 को फांसी की सजा दी गई। ये एक ऐसा फैसला था जो आतंक फैलाने के लिए डिजाइन किया गया था। 170 लोगों को मौत की सजा? ये तो भयानक है। तो उन्हें बचाने के लिए कौन आगे आया? यहीं पर एक हीरो की एंट्री होती है। मदन मोहन मालवीय, एक शानदार वकील और सम्मानित नेता, अपने 10 साल के लीगल प्रैक्टिस से रिटायरमेंट से बाहर आए ताकि इन आरोपियों को बचा सकें। सोर्स उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को हाईलाइट करता है। तो आंसर है बी, मदन मोहन मालवीय। वाओ, पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मालवीय जी का डिफेंस मास्टरफुल था। उन्होंने बेहतरीन कानूनी सूझबूझ से केस लड़ा और ज्यादातर आरोपियों को बरी करवाने में कामयाब रहे। मौत की सजा पाए 70 लोगों में से उन्होंने 151 को फांसी से बचाया। इनक्रेडिबल। ये इस बात का सबूत है कि आजादी की लड़ाई सड़कों पर ही नहीं, कोर्ट रूम्स पे भी लड़ी गई। बिल्कुल। और बाकी नामों के बारे में क्या? वो सब भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, इसीलिए ऑप्शंस में है। सीआर दास एक टॉप वकील थे, पर एनसीएम के दौरान अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुके थे। एमए जिन्ना भी एक शानदार बैरिस्टर थे, पर इस केस से जुड़े नहीं थे। यूपीएससी इसी स्पेसिफिसिटी को टेस्ट करता है। राइट। पेरिफेरल नॉलेज। मदन मोहन मालवीय 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के संस्थापकों में से एक होने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे और उन्हें महामना के नाम से जाना जाता था। गॉट इट। मेमोरी हैक। चौरी चौरा एक दुखद मामला था। कोर्ट में इस मामले को किसने सॉल्व किया? महान MMM, महात्मा के समकालीन महान MMA, मदन मोहन मालवीय। द MMM कनेक्शन। अच्छा है। मिनी रिकैप। शॉर्ट में, मदन मोहन मालवीय ने चोरी चौरा केस के आरोपियों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की, बहुतों को मौत की सजा से बचाते हुए। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने आत्ममंथन किया। राजनीतिक आजादी के साथ साथ गहरे सामाजिक सुधार भी जरूरी थे। और यहीं से हम अगले सवाल पर आते हैं, जो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर फोकस करता है। चलिए आजादी के संघर्ष के सामाजिक आयाम को देखते हैं। Subsequent to which one of the following events, Gandhiji decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? Options हैं A. The Pune Pact, B. The Gandhi-Irwin Agreement, C. Arrest of Congress leadership at the time of the Quit India movement, D. Promulgation of the Government of India Act 1935. बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ माइक्रो थीम है सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का इंटरसेक्शन।
गांधी जी हमेशा से ही अनटचेबिलिटी का विरोध करते थे, उसे हिंदू धर्म पर एक बड़ा पाप कहते थे। उन्होंने ही अनटचेबल्स को हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा था। हाँ, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि किस घटना के बाद ये उनके जीवन का एक सेंट्रल मिशन बन गया। ट्रिगर इवेंट क्या था? हाँ, वही। ट्रिगर था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड का 1932 का कम्युनल अवार्ड। इस अवार्ड ने डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव रखा था। एक बार फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट्स को क्लियर कर दीजिए, इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डिप्रेस क्लासेस के लिए आरक्षित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिर्फ डिप्रेस क्लासेस के वोटर्स ही वोट कर सकते थे। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की एक शैतानी ब्रिटिश योजना के रूप में देखा। अच्छा। उन्हें डर था कि इससे एक पॉलिटिकल दीवार खड़ी हो जाएगी और कम्युनिटी गेटोवाइज हो जाएगी, जिससे अनटचेबिलिटी का उन्मूलन नहीं हो पाएगा। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने पूना की यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो गया होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर। तेज बहादुर सप्रू और सी राजागोपालाचारी जैसे इंडियन लीडर्स ने गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो डिप्रेस क्लासेस के सबसे बड़े नेता थे, के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। राइट। इन गहरी बातचीतों का नतीजा था 1932 का द पूना पैक्ट। अच्छा, तो यही वो इवेंट है। हाँ, ये पैक्ट एक समझौता था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटा दिया गया। उसके बदले में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए आरक्षित सीट्स की संख्या लगभग डबल कर दी गई, 71 से 147, और ये जॉइंट इलेक्टोरेट द्वारा भरी जानी थी। इसी आत्मा को झंझोड़ देने वाली घटना के बाद गांधी जी ने खुद को पूरी तरह से इस काम के लिए समर्पित कर दिया। तो सही जवाब है ए, द पूना पैक्ट। ये बिल्कुल सेंस बनाता है। इस इवेंट ने इस मुद्दे को एकदम आगे ला दिया। हाँ, रिहाई के बाद उन्होंने एक नेशन वाइड हरिजन टूर किया, हरिजन नाम का एक जर्नल शुरू किया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। राइट। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। हरिजन सेवक संघ की स्थापना सितंबर 1932 में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे इंडस्ट्रियलिस्ट घनश्याम दास बिरला और इसके सेक्रेटरी थे ठाकर बप्पा, जिनसे हम दोबारा मिलेंगे। इससे पता चलता है कि उन्होंने पूरे नेशनलिस्ट मशीनरी को इस काम के लिए मोबिलाइज किया। मेमोरी हैक। पूना पैक्ट को हिंदू समाज में एक पोटेंशियल पंक्चर को ठीक करने का एक पैक्ट समझिए। इस हीलिंग पैक्ट के बाद गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए खुद को समर्पित करके समाज की पूरी प्योरिफिकेशन पर फोकस किया। पैक्ट प्योरिफिकेशन। गॉट इट। मिनी रिकैप। शॉर्ट में 1932 का पूना पैक्ट वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हरिजन उत्थान को गांधी जी के लिए एक सेंट्रल और जरूरी मिशन बना दिया। अंदरूनी सामाजिक समझौतों से अब चलिए वर्ल्ड वॉर II के दौरान ब्रिटिश के साथ होने वाली हाई स्टेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस पर। सिचुएशन बहुत टेंस है और ब्रिटेन को इंडिया की मदद चाहिए। यहीं से क्रिप्स मिशन के लिए स्टेज तैयार होता है। जी हाँ। ठीक है जी। चलिए इस महत्वपूर्ण वॉर टाइम प्रस्ताव को एनालाइज करते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. 2. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. Which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. यहाँ माइक्रो थीम है 1942 का क्रिप्स मिशन। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। ब्रिटेन WWI में भारी नुकसान उठा रहा था, खासकर साउथ एशिया में। उन्हें इंडिया के पूरे सहयोग की सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक सीनियर मिनिस्टर को प्रस्तावों के एक पैकेज के साथ भेजा। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 1 को डाइसेक्ट करते हैं। The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. मुझे ये nominated शब्द फिर से दिख रहा है। क्या ये एक और ट्रैप है? बिल्कुल, ये एक ट्रैप है। ये एक आधा सच है। प्रस्ताव में कहा गया था कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। अच्छा, इलेक्टेड? हाँ, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के प्रतिनिधियों को वहां के शासकों द्वारा नॉमिनेट किया जाना था। स्टेटमेंट गलत तरीके से दावा करता है कि प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स भी नॉमिनेट किए जाएंगे। ये स्टेटमेंट 1 को गलत बना देता है। तो ये ब्रिटिश इंडिया के लिए डेमोक्रेसी और प्रिंसली इंडिया के लिए ऑटोक्रेसी का मिक्स था, बहुत चालाकी से। अच्छा, स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? Any province not willing to join the union could have a separate constitution. ये तो बहुत रेडिकल लग रहा है। क्या उन्होंने सच में ये प्रपोज किया था? उन्होंने बिल्कुल किया था। ये प्रस्ताव के सबसे विवादास्पद तत्वों में से एक था। ये मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के लिए एक सीधी रियायत थी। अच्छा, इसमें पार्टीशन के बीच थे। इसने किसी भी प्रोविंस को इंडियन यूनियन से बाहर निकलने का एक साफ विकल्प दिया। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस क्लॉज के बिल्कुल खिलाफ थी। उन्होंने इसे इंडिया के बाल्कनाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा, जो देश को दर्जनों टुकड़ों में तोड़ सकता था। ये मिशन को रिजेक्ट करने का एक बड़ा कारण था। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है? तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। मतलब सही जवाब है B 2 ओनली। इससे सच में समझ आता है कि मिशन फेल क्यों हुआ। बिल्कुल। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, अलग अलग कारणों से। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। यहीं पर गांधी जी का मशहूर और विटी रिमार्क आता है। उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक कहा था। अच्छा। पोस्ट डेटेड क्योंकि सारे वादे युद्ध खत्म होने के बाद के लिए थे, और क्रैशिंग बैंक क्योंकि उस समय जंग में ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमजोर लग रही थी। क्या बात है। मेमोरी हैक।
क्रिप्स को क्रैक्स ऑफर करने वाला समझिए। मिशन ने प्रोविंसेस को अलग होने की इजाजत देकर इंडियन यूनिटी में क्रैक्स पैदा किए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उसका प्रस्ताव भी क्रैक्ड था। इलेक्शन और नॉमिनेशन का मिक्स। बहुत अच्छा। मिनी रिकैप। शॉर्ट में क्रिप्स मिशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रस्ताव फ्लॉड था, जिससे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है, और इसमें प्रोविंसेस के लिए यूनियन से बाहर निकलने का प्रोविजन था, जिससे स्टेटमेंट 2 सही हो जाता है। क्रिप्स मिशन का फेल होना आखिरी कील साबित हुई। इससे साबित हो गया कि ब्रिटिश आज़ादी देने में सीरियस नहीं थे। देश का माहौल बिगड़ गया और ब्रिटिश को आखिरकार चले जाने की मांग पहले से कहीं ज्यादा जोर से उठने लगी। और ये हमें हमारे इतिहास की एक बहुत ही मशहूर तारीख पर ले जाता है। चलिए इस ऐतिहासिक तारीख पर फोकस करते हैं। विद रेफरेंस टू 8 August 1942 in Indian history, which one of the following statements is correct? A. The Quit India Resolution was adopted by the AICC. B. The Viceroy's Executive Council was expanded to include more Indians. C. The Congress ministries resigned in 7 provinces. D. Cripps proposed an Indian Union with full dominion status once the Second World War was over. यहाँ माइक्रो थीम है क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज, आजादी के लिए आखिरी जनसंघर्ष। ये तारीख ट्रिगर है 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC का सेशन बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में हुआ। और इस सेशन में क्या हुआ? इसी जोश से भरे सेशन में ऐतिहासिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था। ये ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने का आह्वान था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। राइट। पर यहीं पर गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे। हम अपनी गुलामी को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। वो भाषण सुनने में जरूर कमाल करा होगा। चलिए जल्दी से बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। गुड प्रैक्टिस। बी, वाइसरॉयज काउंसिल को 1940 के अगस्त ऑफर के तहत एक्सपैंड किया गया था, तो गलत तारीख। सी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 1939 में ही इस्तीफा दे दिया था, इंडिया को बिना पूछे WW2 में घसीटने के विरोध में, गलत तारीख। राइट। डी, क्रिप्स प्रपोजल जैसा कि हमने अभी देखा मार्च 1942 में था, इससे कुछ महीने पहले। असल में उस मिशन की असफलता ने ही इस रेजोल्यूशन को जन्म दिया, तो गलत इवेंट। तो ए ही सही है। हाँ। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। ब्रिटिश का रिएक्शन तुरंत और निर्दयी था। 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी और कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, इसलिए ये मूवमेंट लीडरलेस हो गया। हाँ, और इसने देश भर में एक बड़े लोकप्रिय विद्रोह का रूप ले लिया। इंटरेस्टिंग। मेमोरी हैक नंबर 8 के बारे में सोचिए। अगस्त 8th मंथ है, तारीख भी 8 है, और रेजोल्यूशन 8 को उसकी साइड पर घुमाकर इन्फिनिटी सिंबल इन्फिनिटी बनाने जैसा था, जो आजादी के लिए अनंत डू और डाई संघर्ष का प्रतीक था। वाह। मिनी रिकैप। शॉर्ट में 8 अगस्त 1942 वो ऐतिहासिक दिन है जब AICC ने बॉम्बे में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया, आजादी के संघर्ष का आखिरी अध्याय शुरू करते हुए। हमने गांधी जी को इन बड़े बड़े आंदोलनों के नेता के रूप में देखा है, लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब वो पहली बार साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए तो वो आम जनता के लिए उतने जाने माने चेहरे नहीं थे। उनकी पहली बड़ी पब्लिक अपीयरेंस कौन सी थी? अगला सवाल इस पर ही है। गांधी जी के शुरुआती दिनों पर एक सवाल। इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन ए, चंपारण सत्याग्रह 1917, बी, खेड़ा सत्याग्रह 1918, सी, इनॉग्रेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, डी, रोलेट सत्याग्रह 1919। यहाँ माइक्रो थीम है गांधी जी का साउथ अफ्रीका के लंबे और सफल कार्यकाल के बाद इंडियन पब्लिक लाइफ में री एंट्री। वो जनवरी 1915 में वापस आए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चंपारण उनका पहला बड़ा काम था, लेकिन ये सवाल उनकी पहली बड़ी पब्लिक अपीयरेंस के बारे में पूछ रहा है। ये क्रोनोलॉजी का एक अच्छा टेस्ट है, तो सही जवाब क्या है? सोर्स मटेरियल इस पर एकदम क्लियर है। उनकी पहली बड़ी पब्लिक अपीयरेंस फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के उद्घाटन पर थी, तो ऑप्शन सी सही है। वहां क्या हुआ था? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? काफी ड्रामेटिक था। उन्हें मदन मोहन मालवीय जी ने बोलने के लिए बुलाया था। ऑडियंस में इंडियन राजकुमार, अमीर व्यापारी और इंग्लिश एजुकेटेड एलीट थे। राइट। अपने भाषण में गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एलीट की उनके ऐशो आराम और लाखों गरीब भूखे भारतीयों से उनके डिस्कनेक्ट के लिए सीधे आलोचना की। उन्होंने गहने पहने राजकुमारों से कहा कि वो अपने गहने उतार दें और उन्हें अपने देशवासियों के लिए एक ट्रस्ट में रखें। वाओ, इससे तो काफी लोगों को मिर्ची लगी होगी। बिल्कुल, उन्होंने बेसिकली सत्ता को सच बोलकर अपनी आमद का ऐलान कर दिया था। चौंकाने वाला और शक्तिशाली स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। इसने दिखाया कि उनका फोकस पोलाइट ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स पर नहीं, बल्कि गांवों और गरीबों के असली इंडिया पर होने वाला है। राइट। चलिए एलिमिनेशन लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। ए, चंपारण 1917 में हुआ, BHU स्पीच के 1 साल बाद। बी, खेड़ा 1918 में। डी, रोलेट सत्याग्रह उनका पहला ऑल इंडिया संघर्ष था, लेकिन 1919 में। क्रोनोलॉजिकली BHU 1916 सबसे पहले आता है। गॉट इट। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। इंडिया वापस आने पर गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी थी कि वो 1 साल तक कान खुले लेकिन मुंह बंद करके पूरे इंडिया में घूमें, ताकि देश की असली हालत को समझ सकें।
1916 की BHU स्पीच उनके उस एक साल के मौन को तोड़ने का एक ड्रामेटिक तरीका था। अच्छा। मेमोरी हैक। किसी भी सत्याग्रह जैसे चंपारण का नेतृत्व करने से पहले गांधी ने BHU में अमीर और शक्तिशाली लोगों को एक सच का ग्रह, सच पर जोर भाषण दिया। भाषण एक्शन से पहले आया। नाइस। मिनी रिकैप। शॉर्ट में, गांधी जी की इंडिया में पहली बड़ी पब्लिक अपीयरेंस 1916 में BHU के उद्घाटन पर हुई, जहां उनके कॉन्फ्रंटेशनल भाषण ने उनके आने वाले फोकस ऑन द मासेस का संकेत दिया। गांधी जी के काम ने अनगिनत लोगों को अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। हमारा अगला सवाल एक ऐसे ही महान समाज सेवक को हाईलाइट करता है जिन्होंने आदिवासी कल्याण पर फोकस किया। अगला सवाल सोशल वर्क और ट्राइबल वेलफेयर पर। Who among the following founded the Bhil Seva Mandal in 1922? ए दयाराम गिडुमल, बी गुरु सदय दत्त, सी धोंडो केशव कर्वे, डी अमृतलाल विठलदास ठक्कर। यहाँ माइक्रो थीम है सोशल रिफॉर्मर्स और उनकी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस। यूपीएससी अक्सर ये पूछता है ताकि आजादी के संघर्ष के दौरान हुए कंस्ट्रक्टिव वर्क के बारे में फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट कर सके। भील सेवा मंडल, जैसा कि नाम से पता चलता है, भील जाति की सेवा और उत्थान के लिए समर्पित एक संगठन था। तो इसके पीछे कौन थे? सोर्स सीधे अमृतलाल विठलदास ठक्कर की तरफ इशारा करता है, जिन्हें प्यार से ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था। तो सही जवाब है डी, ठक्कर बापा। उनके बारे में और बताइए। वो एक जीवन भर समाज सेवक थे जिन्होंने अपना जीवन आदिवासी और पिछड़े समुदायों के लिए समर्पित कर दिया, खासकर गुजरात में। अच्छा। वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे, जिसे गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापित किया था। इससे उनकी सेल्फलेस सर्विस की परंपरा का पता चलता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, वो बाद में गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी बने। राइट। वो उस युग के प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड सोशल वर्क में एक मुख्य फिगर थे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स के बीच के डॉट्स कनेक्ट होते हैं। चलिए जल्दी से ऑप्शंस में दिए गए दूसरे नामों को भी देख लेते हैं। बिल्कुल, ये पेरिफेरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। ए, दयाराम गिदुमल सिंध से एक प्रसिद्ध सोशल रिफॉर्मर और जज थे जो महिला शिक्षा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बी, गुरु सदय दत्त एक सिविल सर्वेंट थे जो बंगाली लोक कला और नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रताचारी मूवमेंट शुरू करने के लिए मशहूर हैं। सी, धुंडो केशव कर्वे या महर्षि कर्वे महिला कल्याण के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने इंडिया की पहली महिला यूनिवर्सिटी पुणे में SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो सभी महान रिफॉर्मर्स हैं, लेकिन भील सेवा मंडल ठक्कर बापा से जुड़ा है। सही। मेमोरी हैक बहुत सिंपल है। भील एक आदिवासी समुदाय है। ठक्कर बापा ने उनके लिए एक पिता या बापा की तरह काम किया, तो भील के बापा हैं ठक्कर बापा। हाँ, परफेक्ट। मिनी रिकैप। शॉर्ट में, भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 में ठक्कर बापा अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने भील जाति के कल्याण के लिए की थी। आदिवासी इलाकों में शांत कंस्ट्रक्टिव वर्क से चलिए अब आजादी के संघर्ष के आखिरी अध्यायों पर चलते हैं। जंग खत्म हो चुकी है और साम्राज्य अपने आखिरी सांसें गिन रहा है। लाल किले में एक मुकदमा होने वाला है जो पूरे देश को एक कर देगा। अगला सवाल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिलून आर रिमेंबर्ड एज ए, लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, बी, members of the interim government in 1946, C, members of the drafting committee in the Constituent Assembly, D, officers of the Indian National Army. यह माइक्रो थीम है इंडियन नेशनल आर्मी INA और आजादी के संघर्ष के आखिरी चरण पर उसका गहरा प्रभाव। ये तीन नाम ऐतिहासिक हैं और इंडियन हिस्ट्री के सबसे मशहूर मुकदमों में से एक से जुड़े हैं। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिलोन। मेरा दिमाग सीधे रेड फोर्ट ट्रायल्स पर जाता है। बिल्कुल सही, ये तीनों INA के सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स थे जिसे सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया की आजादी के लिए लड़ने के लिए पुनर्गठित किया था। WW2 खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने INA के सैनिकों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर एक मिसाल कायम करने का फैसला किया। ये तीनों पहले थे जिनका नवंबर 1945 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में पब्लिक ट्रायल हुआ। तो सही जवाब है डी। इन तीनों को ही खास तौर पर क्यों चुना गया? क्या कोई गहरा मकसद था? बहुत गहरा। शाहनवाज खान एक मुस्लिम थे, प्रेम कुमार सहगल एक हिंदू थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लों एक सिख थे। एक मुस्लिम, एक हिंदू और एक सिख पर एक साथ देशद्रोह का मुकदमा चलाकर ब्रिटिश कॉलोनियल शक्ति का संदेश देना चाहते थे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। कैसे उल्टा पड़ गया? इस ट्रायल ने पूरे देश को जोश से भर दिया। राजनीतिक मतभेद पिघल गए। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल सब इस ट्रायल के विरोध में एक साथ आ गए। अच्छा। पूरे इंडिया में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। लाल किले से आई आवाज सहगल, ढिल्लोन, शाहनवाज के शक्तिशाली नारे के साथ। ये ट्रायल, जो ब्रिटिश ताकत का प्रतीक बनने के लिए था, भारतीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। वाओ। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड इन ऑफिसर्स का डिफेंस कांग्रेस ने किया। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने दशकों बाद अपने बैरिस्टर का गाउन पहना, जैसे दिग्गज वकीलों ने कोर्ट में उन्हें डिफेंड किया। हालांकि उन्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ को उनकी सजा माफ करनी पड़ी। अमेजिंग। मेमोरी हैक। INA में इंडिया के यूनाइटेड कलर्स के बारे में सोचिए। सहगल हिंदू,
ढिल्लोन सिख, खान मुस्लिम, ये 3 रंग एक यूनाइटेड इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो आजादी के लिए लड़ रहा था, लाल किले में दस्ती हुई। सही। मिनी रिकैप, शॉर्ट में खान, सहगल और ढिल्लों 3 INA ऑफिसर्स थे जिनका 1945 में लाल किले में हुआ जॉइंट ट्रायल इंडिया के यूनाइटेड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का एक विस्फोटक प्रतीक बन गया। INA ट्रायल्स ने एक ऐसे देश को दिखाया जो पूरी तरह से एकजुट और डिफायंट था। लेकिन चलिए 1.5 दशक पीछे चलते हैं, नेगोशिएशन और समझौतों के दौर में ब्रिटिश ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मैनेज करने की कोशिश कैसे की? हमारा अगला सवाल एक मशहूर समझौते के बारे में है। चलिए इस मल्टी स्टेटमेंट सवाल को टैकल करते हैं। द गांधी-इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? 1. Invitation to Congress to participate in the Round Table Conference. 2. Withdrawal of ordinances promulgated in connection with the civil disobedience movement. 3. Acceptance of Gandhiji's suggestion for inquiry into police excesses. 4. Release of only those prisoners who were not charged with violence. Select the correct answer using the code given below. A only, B 1, 2 and 4 only, C 3 only, D 2, 3 and 4 only. यहाँ माइक्रो थीम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले फेज का चरम। 1931 तक मूवमेंट ने वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भारी दबाव डाल दिया था। ये पैक्ट जो मार्च 1931 में साइन हुआ एक ट्रूस था। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। स्टेटमेंट 1, इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में फेल हो गई थी क्योंकि कांग्रेस, इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ने उसे बाइकआउट किया था। ब्रिटिश जानते थे कि कांग्रेस की भागीदारी के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट लेजिटिमेट नहीं होगा, तो उन्हें सेकंड RTC के लिए टेबल पर लाना अर्विन की टॉप प्रायोरिटी थी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मेक सेंस। स्टेटमेंट 2, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस। ये भी करेक्ट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने कई इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे जिससे उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत की अनगिनत शक्तियां मिल गई थीं। राइट, ट्रूस के हिस्से के रूप में अर्विन इन ऑर्डिनेंसेस को वापस लेने पर राजी हो गए ताकि एक शांत माहौल बन सके। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, 1 और 2 तो इन है। अब स्टेटमेंट 3 जो एक अहम मुद्दा लग रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। ये क्रूशल ट्रैप है। मूवमेंट के दौरान नॉन वायलेंट सत्याग्रहीज के खिलाफ पुलिस ब्रूटैलिटी के व्यापक आरोप थे। गांधी जी ने इन एक्सेसेस की एक इंडिपेंडेंट जांच के लिए बहुत जोर डाला। लेकिन लॉर्ड अर्विन ने इस मांग को साफ मना कर दिया। वो अपनी पुलिस फोर्स का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो ये मांग एक्सेप्ट नहीं की गई। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। गॉट इट। एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन आखिर में। स्टेटमेंट 4, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज्ड विद वायलेंस। ये भी करेक्ट है। गवर्नमेंट मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार किए गए हजारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने पर राजी हो गई, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण अंतर रखा। ये रिहाई उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन पर हिंसा के कार्यों के लिए इंप्रिजनमेंट हुई थी। अच्छा। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड, ये क्लॉज बहुत विवादास्पद हो गया। इसका मतलब था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी जो लाहौर कंस्पिरेसी केस के लिए मौत की सजा पर थे, इस पैक्ट के दायरे में नहीं आते थे। राइट। इसके लिए गांधी जी को युवाओं और रेडिकल नेशनलिस्ट्स द्वारा गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा। तो अगर हम राइट वर्सेस रॉन्ग चेक करें, स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, लेकिन 3 इनकरेक्ट है। इसका मतलब सही ऑप्शन है B 1, 2 एंड 4 ओनली। हाँ, मेमोरी हैक। इस पैक्ट को गांधी और इरविन के बीच एक डील के रूप में सोचिए। डील में क्या था? 1, लंदन आओ, RTC। यस। 2, इमरजेंसी रोको, विड्रॉ ऑर्डिनेंसेस। यस। 3, पुलिस की जांच करो। इरविन का एक बड़ा नो। 4, नॉन वायलेंट कैदियों को छोड़ दो। यस। एक चीज जिसे शासक कभी नहीं मानेगा वो है अपनी ही फोर्सेस की जांच। यही वो पॉइंट है जो डील तोड़ता है। बिल्कुल सही। मिनी रिकैप, शॉर्ट में गांधी इरविन पैक्ट में कांग्रेस का RTC में भाग लेना, ऑर्डिनेंसेस को वापस लेना और नॉन वायलेंट कैदियों की रिहाई शामिल थी, लेकिन इरविन ने पुलिस एक्सेसेस की जांच की मांग को रिजेक्ट कर दिया। आजादी का संघर्ष सिर्फ एक बड़ा आंदोलन नहीं था, ये कई अलग अलग धागों से बुना हुआ एक टैपेस्ट्री था। राजनीतिक संघर्ष, सामाजिक सुधार और किसान आंदोलन। हमारा अगला सवाल इन अलग अलग लेकिन जुड़े हुए आंदोलनों के बारे में हमारी जानकारी को टेस्ट करता है। चलिए अब एक मैच द फॉलोइंग स्टाइल सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 1, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी। 2, ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 3, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, EV रामास्वामी नायकर। Which of the pairs given above are correctly matched? A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D all of the above। यहाँ माइक्रो थीम है मुख्य संगठन और उनके संस्थापक। ये सवाल गांधीयन सोशल रिफॉर्म से लेकर किसान आंदोलन और रेडिकल एंटी कास्ट मूवमेंट्स तक के स्पेक्ट्रम को कवर करता है। चलिए हर जोड़ी को चेक करते हैं। पेयर 1, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी। हमने अभी इस पर बात की। 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने इस संगठन की स्थापना की ताकि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन उनका सेंट्रल मिशन बन सके। राइट, बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ रखा गया। बिल्कुल, तो पेयर 1 सही से मैच्ड है। परफेक्ट। पेयर 2, ऑल इंडिया किसान सभा,
स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार से एक अग्रदूत किसान नेता थे। वो ऑल इंडिया किसान सभा के गठन के पीछे मुख्य व्यक्ति थे, जिसकी स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी ताकि ये भारतीय किसानों की राष्ट्रीय आवाज बन सके। अच्छा। वो इसके पहले अध्यक्ष थे। तो पेयर 2 भी सही से मैच्ड है। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। पहली ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी एनजी रंगा थे, जो आंध्रा से एक और बड़े किसान नेता थे। एआईकेएस अक्सर कांग्रेस के साथ गठबंधन में काम करती थी। गॉट इट। अब पेयर 3 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर। ईगी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से बेहतर जाना जाता है, तमिलनाडु से एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। ये एक शक्तिशाली एंटी कास्ट और एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट था, जिसने पारंपरिक सामाजिक हायरार्कीज को चुनौती दी और रैशनलिज्म को बढ़ावा दिया। इसने साउथ इंडिया में द्रविडियन मूवमेंट की नींव रखी। तो पेयर 3 भी सही से मैच्ड है। तो तीनों जोड़ियां सही हैं। आंसर है डी 1, 2 और 3। बिल्कुल। मेमोरी हैक 1, एंटी अनटचेबिलिटी गांधी के हरिजन मिशन का सिनोनिम है। 2, किसान फार्मर्स को एक बुद्धिमान गाइड या स्वामी चाहिए इज इक्वल टू स्वामी सहजानंद। 3, सेल्फ रिस्पेक्ट को एक पेरियार, जिसका तमिल में मतलब बुजुर्ग या सम्मानित व्यक्ति होता है, ने चैंपियन किया। परफेक्ट। मिनी रिकैप। शॉर्ट में तीनों जोड़ियां सही हैं। गांधी को एंटी अनटचेबिलिटी लीग से, स्वामी सहजानंद को किसान सभा से और पेरियर को सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जोड़ते हुए। ये अलग-अलग आंदोलनों का एक अच्छा ओवरव्यू है। लेकिन चलिए गांधी जी की भूमिका पर वापस आते हैं। वो एक जटिल व्यक्ति थे जिनकी रणनीतियां समय के साथ विकसित हुईं। अगला सवाल इन्हीं कुछ न्यूआंसेस को टेस्ट करता है। यहाँ एक और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जिसे ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, महात्मा गांधी was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. 2, in Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War I. 3, consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. Which of the statements given above are correct? A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. यह माइक्रो थीम है गांधी जी के कार्यों और ब्रिटिश प्रतिक्रियाओं का एक नुआंस मूल्यांकन। चलिए स्टेटमेंट 1 को एनालाइज करते हैं। महात्मा गांधी was instrumental in the abolition of the system of indentured labor. Indentured labor मतलब गिरमिटिया मजदूर। हाँ, ये एक क्रूर सेमी स्लेवरी सिस्टम था जहां इंडियन वर्कर्स को फिजी, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका जैसे दूसरे ब्रिटिश कॉलोनीज में प्लांटेशंस पर काम करने के लिए भेजा जाता था। गांधी जी के पहले सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में इन्हीं इंडियन मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़े गए थे। उनके संघर्ष ने इस मुद्दे पर ग्लोबल ध्यान खींचा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट पर आते हैं जो ट्रिकी लग रहा है। स्टेटमेंट 2, In Lord Chelmsford's war conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War I. ज्यादातर लोग मानेंगे कि गांधी अहिंसा के पुजारी एक जंग के लिए भर्ती का विरोध करेंगे। क्या ये अजम्पशन सही है? ये एक शानदार यूपीएससी ट्रैप है जो लोकप्रिय धारणा पर खेलता है। ऐतिहासिक तथ्य इसके विपरीत हैं। वाइसरॉय लॉर्ड चेल्मसफोर्ड द्वारा बुलाई गई वॉर कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भारतीय के प्रस्ताव का समर्थन किया था। What? Really? हाँ, उनका उस समय विश्वास था कि अगर इंडियंस ब्रिटिश एम्पायर की जरूरत के समय मदद करेंगे तो एक कृतज्ञ ब्रिटेन जंग के बाद इंडिया को स्वराज दे देगा। ये रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की एक स्ट्रैटेजी थी। अच्छा, तो स्टेटमेंट कहता है कि उन्होंने डिड नॉट सपोर्ट, जो फैक्चुअली गलत है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। कमाल है। इससे तो उनकी शुरुआती स्ट्रैटेजी की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। हमेशा नॉन कोऑपरेशन नहीं था। ओके, स्टेटमेंट 3, Consequent upon the breaking of salt law, the Indian National Congress was declared illegal. ये करेक्ट है। सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में पूरे देश में आग की तरह फैल गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कठोर दमन के साथ जवाब दिया। उन्होंने गांधी जी और दूसरे टॉप लीडर्स को गिरफ्तार किया और फिर मूवमेंट की संगठनिक रीढ़ तोड़ने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। तो स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो चलिए इसको टाली करते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। सही ऑप्शन है बी 1 and 3 ओनली। बिल्कुल। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। WWY के लिए भर्ती को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए गांधी जी को कुछ आलोचकों द्वारा रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा जाता था। अच्छा, ये फैसला उनके पॉलिटिकल एवोल्यूशन को हाईलाइट करता है। ब्रिटिश के न्याय में उनका शुरुआती विश्वास जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट जैसी घटनाओं से टूट गया, जिसके कारण वो एक कोऑपरेटर से नॉन कोऑपरेटिव बन गए। राइट। मेमोरी हैक, गांधी जी के एक्शन सोचिए। 1, इंडेंचर्ड लेबर, उन्होंने इसे एंड करने के लिए लड़ाई की। करेक्ट। 2, WWI रिक्रूटमेंट, आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने इसे एनकरेज किया। स्टेटमेंट गलत है। 3, ब्रोक सॉल्ट लॉ, ब्रिटिश ने कांग्रेस को बैन कर दिया। करेक्ट। सरप्राइज ट्विस्ट, उनका रिक्रूटमेंट पर स्टैंड्स है। बिल्कुल। मिनी रिकैप, शॉर्ट में गांधी जी ने इंडेंचर्ड लेबर को समाप्त करने में मदद की और सॉल्ट सत्याग्रह के बाद कांग्रेस को बैन कर दिया गया।
लेकिन लोकप्रिय विश्वास के विपरीत उन्होंने WWI के दौरान ब्रिटिश भर्ती प्रयासों का समर्थन किया था। हमने बात की है कि कैसे गांधी जी ने अपने आंदोलनों के लिए मौजूदा संगठनों को अडाप्ट किया। अगला सवाल इसका एक सीधा टेस्ट है, एक छोटा फैक्चुअल सवाल। इन 1920 which of the following changed its name to स्वराज्य सभा? A. ऑल इंडिया होम रूल लीग, B. हिंदू महासभा, C. साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, D. द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ माइक्रो थीम है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एवोल्यूशन। साल 1920 एक बड़ा क्लू है। ये वो साल है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। राइट। नाम स्वराज्य सभा का मतलब है असेंबली फॉर सेल्फ रूल, जो मूवमेंट के गोल के साथ बिल्कुल अलाइन करता है। तो किस संगठन को रीब्रांड किया गया? ये था ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने इसकी पोटेंशियल और इसके व्यापक नेटवर्क को देखा और उन्होंने इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लक्ष्यों की सेवा के लिए रीपर्पस किया। पहला कदम था इसका नाम बदलकर ज्यादा डायरेक्ट स्वराज्य सभा करना। तो जवाब है ए। ये एक शानदार पॉलिटिकल मूव है। एक नया संगठन शुरू से बनाने के बजाय उन्होंने एक मौजूदा संगठन को ले लिया और उसे एक नया मिशन दे दिया। एग्जैक्टली। होम रूल लीग्स जो 1916 में एनी बेसांट और बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी, ने पहले ही देश भर में एक नेशनलिस्ट कैडर बनाने का मुश्किल काम कर लिया था। गांधी जी ने बस इस तैयार स्ट्रक्चर को अपने नए मास मूवमेंट में इंटीग्रेट कर लिया। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। दूसरे संगठनों के रास्ते बहुत अलग थे। हिंदू महासभा एक सांप्रदायिक संगठन था, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन को जस्टिस पार्टी के नाम से बेहतर जाना जाता था, और द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल नहीं। गॉट इट। मेमोरी हैक। होम रूल लीग का गोल स्वराज हासिल करना था, तो गांधी जी ने बस नाम को और डायरेक्ट और ईमानदार बना दिया। होम रूल लीग से स्वराज्य सभा। ये आखिरी लक्ष्य को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सिंपल नाम बदलाव था। सही है। मिनी रिकैप शॉर्ट में 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया गया ताकि उसे एनसीएम के साथ अलाइन किया जा सके। चलिए गांधी जी के पहले सत्याग्रह पर वापस चलते हैं। ये एक नेशनल मूवमेंट नहीं था बल्कि एक लोकल था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। चलिए चंपारण के बारे में बात करते हैं। गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों पर वापस। Which one of the following is a very significant aspect of the Champaran Satyagraha? A. Active all-India participation of lawyers, students and women in the national movement. B. Active involvement of Dalit and tribal communities of India in the national movement. C. Joining of peasant unrest to India's national movement. D. Drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crops. यहाँ माइक्रो थीम है शुरुआती गांधीयन मूवमेंट्स की प्रकृति और महत्व। चंपारण बिहार में 1917 में सबसे पहला था। मुख्य मुद्दा था दमनकारी तिनकठिया सिस्टम। राइट, जहां यूरोपियन प्लांटर्स स्थानीय किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर अनुचित दामों पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। बिल्कुल। तो आजादी के संघर्ष में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? चलिए ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ए, क्या ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन था? नहीं, ये एक लोकल मूवमेंट था, तो ए बाहर है। ठीक है। बी, क्या ये दलितों और आदिवासियों के बारे में था? नहीं, मुख्य समूह एनएन फार्मर्स थे, तो बी बाहर है। ओके। डी, सभी प्लांटेशन क्रॉप्स में ड्रास्टिक डिक्रीज, तिनकठिया सिस्टम खत्म हो गया, जो एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये ऑप्शन एक ओवर जनरलाइजेशन है। तो बचा सी। हाँ, और वही सही है। ज्वाइनिंग ऑफ पेजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ये बुलजाए है। चंपारण से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बड़े पैमाने पर एक शहरी पढ़े लिखे मिडिल क्लास मामला था। वो किसानों की समस्याओं पर रेजोल्यूशंस पास करते थे, लेकिन उनसे सीधा जुड़ाव कम था। चंपारण पहली बार था जब एक बड़े राष्ट्रीय नेता ने एक स्थानीय किसान मुद्दे को उठाया, उनके पीछे रहा और उन्हें जीत दिलाई। इसने पहली बार ग्रामीण भारत के खेतों को मुख्य धारा के आजादी के संघर्ष से जोड़ा। ये एक गेम चेंजर था। तो सी सही जवाब है। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। गांधी जी को चंपारण में एक स्थानीय किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। उनका चंपारण में तरीका तथ्यों की एक विस्तृत खुली जांच और फिर अहिंसक प्रतिरोध उनके आने वाले आंदोलनों के लिए टेम्पलेट बन गया। हाँ, इसके बाद खेदा और अहमदाबाद में भी सफलता मिली। राइट। मेमोरी हैक। चंपारण को एक पुल के रूप में सोचिए। इसने चैंपियन ऑफ द नेशन गांधी को चैंपियन ऑफ द सॉइल किसानों से जोड़ा। इसने शहरी राष्ट्रवाद और ग्रामीण असंतोष के बीच की खाई को पाटा। बहुत अच्छा। मिनी रिकैप शॉर्ट में चंपारण सत्याग्रह का मुख्य महत्व यह था कि इसने पहली बार एक स्थानीय किसान संघर्ष को सफलतापूर्वक मुख्यधारा के राष्ट्रीय आंदोलन में इंटीग्रेट किया। जमीन पर संघर्ष से चलिए अब ब्रिटिश द्वारा इंडिया पर शासन करने के लिए बनाए गए जटिल कानूनी और प्रशासनिक ढांचों पर चलते हैं। अगला सवाल एक ऐसे टर्म के बारे में है जिसे आप बहुत सुनेंगे, डायरकी। चलिए कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जार्गन को डिकोड करते हैं। In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to division of the central legislature into two houses. B. Introduction of double government, i.e. central and state governments. C. Having two sets of rulers, one in London and another in Delhi. D. Division of the subjects delegated to the provinces into two categories. यहाँ माइक्रो थीम है ब्रिटिश शासन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। डायरकी शब्द ग्रीक डी मतलब दो और आर्ची मतलब शासन से आता है,
तो इसका शाब्दिक अर्थ है दो का शासन। सवाल यह है, दो किसका शासन? चलिए एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ए, दो हाउसेज में डिवीजन को बाय कैमरलिज्म कहते हैं। बी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स फेडरलिज्म है। सी, लंदन और दिल्ली में रूलर्स तो बेसिक कॉलोनियल स्ट्रक्चर था। तो बचा डी, क्या ये फिट होता है? बिल्कुल फिट होता है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। 1919 के एक्ट ने प्रोविंशियल लेवल पर डायरार्की शुरू की। गवर्नेंस के सभी विषयों को दो लिस्ट्स में बांटा गया। अच्छा, कौन सी दो लिस्ट्स? 1. रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट वाले थे, जैसे फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। ये गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जो ब्रिटिश थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह नहीं थे। 2. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, ये कम इंपॉर्टेंट वाले थे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। ये इंडियन मिनिस्टर्स द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह थे। तो आपके पास एक ही प्रोविंस में दो शासक या एक डुअल गवर्नमेंट है, इसलिए डी सही जवाब है। तो बेसिकली ब्रिटिश ने इंडियंस को उन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी दी जिनमें कोई असली शक्ति या पैसा नहीं था, जबकि सारे मुख्य पोर्टफोलियोज शक्ति और पैसा अपने हाथों में रखे। बिल्कुल सही। ये एक ऐसा सिस्टम था जो असली शक्ति ट्रांसफर किए बिना सेल्फ गवर्नमेंट का दिखावा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बहुत निराशाजनक और अव्यावहारिक था। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। डायरार्की 1919 के एक्ट से प्रोविंशियल लेवल पर शुरू की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ने प्रोविंसेस में डायरार्की को खत्म कर दिया और इसे सेंटर पर शुरू करने का प्रस्ताव रखा, हालांकि ये हिस्सा कभी लागू नहीं हुआ। राइट। मेमोरी हैक। डायरार्की, डाय यानी दो प्लस आर्ची यानी शासन, रूल ऑफ टू प्रोविंसेस के अंदर था। दो लिस्ट्स, रिजर्व ब्रिटिश शासकों के लिए, ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्टर्स के लिए। एकदम क्लियर। मिनी रिकैप। शॉर्ट में, डायरार्की 1919 एक्ट द्वारा शुरू की गई प्रोविंशियल विषयों का एक रिजर्व्ड लिस्ट गवर्नर द्वारा नियंत्रित और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट इंडियन मिनिस्टर्स द्वारा नियंत्रित था। इन सभी एक्ट्स, आंदोलनों और कॉन्फ्रेंसेस का हिसाब रखना मुश्किल हो सकता है। अगला सवाल एक क्लासिक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस चैलेंज है, जो आजादी के संघर्ष की हमारी मेंटल टाइमलाइन को टेस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब टाइमलाइन पर ध्यान देते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। 1. म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी। 2. क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। 3. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। What is the correct chronological sequence of the above events? A 123, B 213, C 321, D 312। यहाँ माइक्रो थीम है 1930s और 1940s की प्रमुख घटनाओं की टाइमलाइन। चलिए हर इवेंट को हमारी टाइमलाइन पर रखते हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हम जानते हैं कि ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद हुआ। गांधी जी इसमें लंदन गए थे। साल था 1931। ठीक है, 1931 कॉन्फ्रेंस के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में क्या? इवेंट 2, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। हमने अभी इस पर विस्तार से चर्चा की। रेजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 को पास हुआ था। और आखिरी में इवेंट 1, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी। RIN। ये एक ड्रामेटिक पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 घटना थी। ये इंडियन सेलर्स द्वारा अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था, जो बॉम्बे से शुरू हुआ और दूसरे पोर्ट्स तक फैल गया। ये फरवरी 1946 में हुआ था। तो चलिए इन्हें अरेंज करते हैं। सेकेंड RTC 1931 सबसे पहले, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और आखिर में RIN म्यूटिनी 1946। ऑर्डर है 3, फिर 2, फिर 1। सही। ऑप्शंस देखें तो C 321 हमारा जवाब है। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। RIN म्यूटिनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कई इतिहासकार इसे ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील मानते हैं। अच्छा। जब आर्म्ड फोर्सेस कॉलोनियल शासन का आखिरी स्तंभ विद्रोह करने लगी, तो ब्रिटिश समझ गए कि खेल खत्म हो चुका है। इसने एक साफ संदेश दिया कि वो अब अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए इंडियन सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते। राइट। मेमोरी हैक। इसे बढ़ते संघर्ष की एक कहानी के रूप में सोचिए। पहले उन्होंने टॉक करने की कोशिश की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। जब बातें फेल हुई तो लोगों ने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। आखिर में सेलर्स ने भी क्विट कहा और विद्रोह कर दिया, RIN म्यूटिनी 1946। टॉक, क्विट, सेलर्स, क्विट, एक सिंपल प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा। मिनी रिकैप। शॉर्ट में सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 और फिर RIN म्यूटिनी। हमने ब्रिटिश इंडिया पर बहुत फोकस किया है, लेकिन 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स का क्या? वो भी इस पजल का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। अगला सवाल उनके और ब्रिटिश के बीच के जटिल रिश्ते से संबंधित है। एक स्पेसिफिक कमेटी पर सवाल। The objective of the Butler Committee of 1927 was to define the jurisdiction of the central and provincial governments. B. Define the powers of the Secretary of State for India. C. Impose censorship on national press. D. Improve the relationship between the government of India and the Indian states. यहाँ माइक्रो थीम है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच का रिश्ता। साल 1927 एक बड़ा क्लू है। ये वही साल था जब साइमन कमीशन को ब्रिटिश इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल भविष्य की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। अच्छा। प्रिंसली स्टेट्स के शासक चिंतित हो गए।
वो जानना चाहते थे कि एक आने वाले शायद सेल्फ गवर्निंग इंडिया में उनकी क्या जगह होगी, तो वो अपने स्टेटस पर क्लैरिटी चाहते थे। एग्जैक्टली वो चाहते थे कि ब्रिटिश क्राउन के साथ उनका रिश्ता साफ तौर पर परिभाषित हो। तो बटलर कमेटी, जिसे इंडियन स्टेट्स कमेटी भी कहा जाता है, खास तौर पर प्रिंसली स्टेट्स और पैरामाउंट पावर ब्रिटिश के बीच के रिश्ते की जांच और स्पष्टीकरण के लिए नियुक्त की गई थी। इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब है। और कमेटी की मुख्य सिफारिश क्या थी? कमेटी ने प्रिंसेस का जोर से पक्ष लिया। इसने कहा कि पैरामाउंसी मस्ट रिमेन सुप्रीम। इसका मतलब था कि स्टेट्स पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार सर्वोच्च था और जारी रहेगा। महत्वपूर्ण रूप से इसने राजकुमारों को आश्वस्त किया कि ब्रिटिश अपनी पैरामाउंसी को एक आने वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई इंडियन गवर्नमेंट को राजकुमारों की सहमति के बिना ट्रांसफर नहीं करेंगे। गॉट इट। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। पैरामाउंसी शब्द को ब्रिटिश ने जानबूझकर अस्पष्ट रखा था। इसका बस मतलब था कि ब्रिटिश सर्वोच्च शक्ति थे। बटलर कमेटी ने इस अस्पष्टता को बनाए रखा। इंटरेस्टिंग। मेमोरी हैक। एक बटलर को प्रिंसेस की सेवा करते हुए सोचिए। बटलर कमेटी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिश्ते को मैनेज करने के लिए नियुक्त की गई थी। परफेक्ट। मिनी रिकैप शॉर्ट में 1927 की बटलर कमेटी ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच के रिश्ते की जांच और सुधार के लिए बनाई गई थी, आखिरकार ब्रिटिश पैरामाउंसी को मजबूत करते हुए। हम क्रिप्स मिशन पर वापस आ रहे हैं। हमने इसके डिटेल्स पर चर्चा की है, लेकिन ये अगला सवाल इसके सिंगल हेडलाइन ऑफर की हमारी समझ को टेस्ट करता है। वापस क्रिप्स मिशन पर। The plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War, India should be granted complete independence. India should be partitioned into two before granting independence. India should be made a republic with the condition that she will join the Commonwealth. India should be given dominion status. यहाँ माइक्रो थीम है क्रिप्स मिशन का कोर प्रपोजल। जंग में इंडिया के समर्थन के बदले में उसे आखिर कौन सा बड़ा इनाम ऑफर किया जा रहा था? हम जानते हैं कि 1999 से कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी। क्या क्रिप्स ने वो ऑफर किया? नहीं, ब्रिटिश अभी भी इतना आगे जाने को तैयार नहीं थे। मुख्य ऑफर, क्रिप्स मिशन का सेंट्रल प्रॉमिस, ये था कि जंग के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए डोमिनियन स्टेटस का मतलब एकदम क्लियर कर लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि इंडिया एक सेल्फ गवर्निंग देश होगा, उस समय के कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तरह, लेकिन ये अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेगा, ब्रिटिश मोनार्क के साथ स्टेट के प्रमुख के रूप में। अच्छा, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस से एक कदम नीचे। हाँ, और ये एक बड़ा कारण था कि कांग्रेस ने प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। डोमिनियन स्टेटस का समय बीत चुका था, अब मांग पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं थी। चलिए जल्दी से बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टेबल पर नहीं था। बी, पार्टीशन का सीधा प्रस्ताव नहीं था, हालांकि सेसेशन क्लॉज उसकी तरफ इशारा करता था। सी, रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कोर ऑफर डोमिनियन स्टेटस था। बिल्कुल। पेरिफेरल नॉलेज, हाई यील्ड। क्रिप्स मिशन की असफलता एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने ब्रिटिश वादों में ईमानदारी की कमी को उजागर किया और इंडियन लीडरशिप को पूरी तरह से निराश कर दिया। यही व्यापक निराशा और गुस्सा सीधे तौर पर कुछ ही महीनों बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च का रास्ता तैयार करता है। मेमोरी हैक। क्रिप्स मिशन का ऑफर अपनी ही सीमाओं से क्रिपल था। वो ऑफर नहीं कर सका जो इंडिया अब मांग रहा था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसलिए उसने एक पुराना आउटडेटेड आइडिया ऑफर किया, डोमिनियन स्टेटस। बहुत अच्छा। मिनी रिकैप शॉर्ट में 1942 के क्रिप्स मिशन का सेंट्रल प्रस्ताव वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना था। हम अपने आखिरी सवाल पर और ये हमें उस घटना पर वापस ले जाता है जिसने सच में गांधी जी की एक ऑल इंडिया नेता के रूप में आमद को चिन्हित किया, रॉलेट सत्याग्रह। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इस गहरी चर्चा का हमारा आखिरी सवाल, with reference to Rowlatt Satyagraha, which of the following statements are correct? 1. The Rowlatt Act was based on the recommendations of the Sedition Committee. 2. In Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. 3. Demonstrations against the arrival of Simon Commission coincided with Rowlatt Satyagraha. Select the correct answer using the code given below. A. 1 only. B. 1 and 2 only. C. 2 and 3 only. D. 1, 2 and 3. यहाँ माइक्रो थीम है 1919 का, रॉलेट सत्याग्रह। ये गांधी जी का पहला ऑल इंडिया मास स्ट्राइक का प्रयास था और आजादी के संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट। लेट्स डू द स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट 1, द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेडिशन कमिटी। पहले रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक अत्यंत दमनकारी कानून था जो गवर्नमेंट को किसी भी व्यक्ति को आतंकवाद के सिर्फ शक पर 2 साल तक बिना ट्रायल के जेल में बंद करने की इजाजत देता था। इसे ब्लैक एक्ट कहा जाता था। नो अपील, नो दलील, नो वकील। तो ये ड्रेकोनियन आइडिया कहाँ से आया? ये एक कमेटी से आया था जो पॉलिटिकल टेररिज्म की जांच के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी को सेडिशन कमेटी कहा जाता था और इसकी अध्यक्षता एक ब्रिटिश जज सर सिडनी रॉलेट ने की थी। एक्ट इस कमेटी की रिपोर्ट का सीधा लागूकरण था। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है। अब स्टेटमेंट 2, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। ये भी करेक्ट है। गांधी जी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में नए थे। उन्हें एक नेशन वाइड हड़ताल या स्ट्राइक लॉन्च करने के लिए एक मौजूदा संगठनिक नेटवर्क की जरूरत थी। अच्छा। होम रूल लीग्स, जो उस समय बहुत लोकप्रिय थे, ने ये तैयार नेटवर्क प्रदान किया। उन्होंने सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अब आखिरी स्टेटमेंट जो एक क्रोनोलॉजिकल ट्रैप लग रहा है, स्टेटमेंट 3, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह। चलिए डेट्स चेक करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह और भयानक जलियांवाला बाग नरसंहार जो इसका हिस्सा था 1919 में हुआ था। राइट।
साइमन कमीशन दूसरी तरफ 1928 में इंडिया आया था। दोनों घटनाओं के बीच 9 साल का अंतर है। वो समय के हिसाब से बिल्कुल असंबंधित हैं। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स 1 और 2 करेक्ट हैं। इससे सही ऑप्शन बी बनता है। बिल्कुल। पेरिफेरल नॉलेज हाई यील्ड। साइमन कमीशन का सभी प्रमुख इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने गो बैक साइमन के मशहूर नारे के साथ बॉयकॉट किया था, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन सदस्य नहीं था। ये एक ऑल वाइट कमीशन था जिसे इंडिया का भविष्य तय करना था। लाहौर में इसी कमीशन के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान महान नेता लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सही। मेमोरी हैक 1, रॉलेट ने सेडिशन कमेटी की अध्यक्षता की। आरएस कनेक्शन। 2, अपने पहले ऑल इंडिया मूव के लिए गांधी को एक होम बेस चाहिए था, जो होम रूल लीग था। 3, साइमन लगभग 1 दशक बाद आया। टाइमलाइंस बिल्कुल मैच नहीं करती। क्रिस्टल क्लियर। मिनी रिकैप। शॉर्ट में, रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी से निकला था और गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए होम रूल लीग का इस्तेमाल किया, लेकिन साइमन कमीशन एक बहुत बात की अलग घटना थी। और इसके साथ ये चर्चा समाप्त होती है। क्या शानदार सफर था हमारे आजादी के संघर्ष के 2.5 दशकों का। नॉन कॉपरेशन के सिद्धांतों से लेकर डू और डाई के आखिरी आह्वान तक हमने देखा कि कैसे रणनीतियां बनी, कैसे समझौते हुए और कैसे एक राष्ट्र संघर्ष की आग में बना। हमने स्ट्रैटेजी का विकास भी देखा। गांधी जी का वर्ल्ड वॉर 1 में भर्ती का समर्थन करना और फिर सालों बाद सेडिशन को अपना रिलीजन घोषित करना। ये एक ऐसे नेता को दिखाता है जो निरंतर सीख रहा था, अडैप्ट कर रहा था और समय की नैतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के आधार पर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा था। बिल्कुल। और इसे हम एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाते हैं आपके लिए। हमने इन घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य और एमसीक्यू आंसर्स के रूप में एनालाइज किया है, लेकिन एक पल के लिए कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि एक आम इंसान के लिए ये कैसा लगा होगा। जब गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया तो एक कॉलेज के युवा स्टूडेंट, एक दूर दराज के गांव के किसान या अपने घर को चलाने वाली एक महिला के लिए इसका क्या मतलब था? उनके डर, उनकी उम्मीदें, उनकी प्रेरणाएं क्या थीं? इतिहास सिर्फ किताबों में तारीखें और घटनाएं नहीं है। ये लाखों लोगों के व्यक्तिगत चुनौतियों, भावनाओं और बलिदानों की कहानी है। अगली बार जब आप इस दौर को पढ़ें तो उनके नजरिए से सोचने की कोशिश करें। शायद आपको ऐसे जवाब मिलें जो कोई किताब नहीं दे सकती। अगली बार तक गहराई से खोजते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। इमेजिन करो, एक मुट्ठी नमक, बस एक मुट्ठी नमक कैसे इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला सकती है। या फिर डू और डाई जैसा एक सिंपल सा स्लोगन कैसे पूरे देश में एक आग सी लगा सकता है। अजीब है ना? बिल्कुल। यही है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की मैजिकल जर्नी। और अगर आप इस एक्साइटिंग जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस और हमें कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपका सबसे फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन है। बिल्कुल। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का एकदम गहरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी से शुरू करेंगे। अच्छा। फिर सी राजगोपालाचारी के वेदारण्य मार्च को समझेंगे, रैडक्लिफ कमेटी के रोल को डिकोड करेंगे और हाँ, डू और डाई के असली मतलब को जानेंगे। हर क्वेश्चन एक तरह से एक नई कहानी है, एक नया कॉन्सेप्ट। तो तैयार हो फॉर दिस डीप डाइव? लेट्स डू इट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21, ये है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2015 से। Okay. With reference to Congress Socialist Party, consider the following statements. 1. It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. 2. It wanted to establish the dictatorship of proletariat. 3. It advocated separate electorate for minorities and oppressed classes. Which of the statements given above are correct? Options है A 1 and 2 only, B 3 only, C 1, 2 and 3 और D none. Okay. तो ब्रॉड माइक्रो थीम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज विद इन कांग्रेस। देखो, सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी सीएसपी 1934 में फॉर्म हुई थी। राइट। इसके फाउंडर्स थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। बेसिकली ये कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्ट लीनिंग सोशलिस्ट लॉबी थी। अच्छा, कांग्रेस के अंदर? हाँ, उनका मेन एम था कांग्रेस को एक सोशलिस्ट डायरेक्शन देना। वो गांधी जी की टैक्टिक्स के थोड़े क्रिटिकल थे। फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विड्रॉल से खुश नहीं थे, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे नेवर वांटेड टू लीव कांग्रेस। वो उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे फ्रॉम विद इन। इसका एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल सोचा जा सकता है। मान लो एक स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल है। ओके। उसमें एक ग्रुप है जो कहता है कि हमें सिर्फ कल्चरल फेस्ट्स नहीं बल्कि स्टूडेंट वेलफेयर, फीस डिडक्शन, बेटर लाइब्रेरी फैसिलिटीज जैसे रियल इश्यूज पर फोकस करना चाहिए। वो काउंसिल का पार्ट है, बट उसके काम करने के तरीके को फंडामेंटली चेंज करना चाहते हैं। वैसा ही कुछ सीएसपी का रोल था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। समझे? परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल सही। अब चलो एक एक स्टेटमेंट की सर्जरी करते हैं। Statement 1 It advocated the boycott of British goods and evasion of taxes. है as it is found post civil disobedience movement in 1934 they were silent on boycott of British goods and evasion of taxes. मतलब जब सीएसपी बनी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफिशियली सस्पेंड हो चुका था। उनका फोकस अब पेजेंट्स और वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने पर था, ना कि इन चीजों पर। राइट। तो पेरिफेरल नॉलेज के लिए बॉयकॉट और टैक्स इवेजन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में था उसका कोर फीचर था। 1934 तक स्ट्रैटेजी बदल चुकी थी। एग्जैक्टली। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। It wanted to establish the dictatorship of proletariat. ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल इनकरेक्ट है।
डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट एक हार्डकोर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कॉन्सेप्ट है। सीएसपी कम्युनिस्ट्स नहीं थे। अच्छा, सोर्स कहता है दे वांट टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट विद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, नॉट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट लाइक कम्युनिस्ट्स। सीएसपी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करती थी। उनकी आइडियोलॉजी एक तरह से 3 चीजों का मिक्सचर थी, मार्क्सिज्म, फेबियनिज्म एंड इवन गांधीयन सोशलिज्म। राइट। और इससे जुड़ा पेरिफेरल नॉलेज ये है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट की बात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई करती थी, जो सीएसपी से फंडामेंटली अलग थे। इनफैक्ट सीएसपी वाज ऑफन क्रिटिकल ऑफ द कम्युनिस्ट्स। बिल्कुल। एंड द थर्ड स्टेटमेंट? इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर माइनॉरिटीज एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस। ये भी टोटली गलत है। सीएसपी वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस एज अ होल नेशनलिस्ट लाइंस पर चलती थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को ऑलमोस्ट सभी नेशनलिस्ट लीडर्स एक ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मानते थे। उनका गोल नेशनल यूनिटी था, नॉट डिवीजन। सही बात है। इसका पेरिफेरल नॉलेज तो मिंटो मॉले रिफॉर्म्स 1909 से शुरू होता है फॉर मुस्लिम्स, और फिर कम्युनल अवार्ड 1932 में से डिप्रेस्ड क्लासेस तक एक्सटेंड करने की कोशिश हुई, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। लेट्स यूज एलिमिनेशन लॉजिक। अगर किसी को बस इतना पता है कि सीएसपी डेमोक्रेटिक थी और कांग्रेस का पार्ट थी, तो स्टेटमेंट 2 यानी डिक्टेटरशिप ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है। राइट। जैसे ही 2 आउट हुआ, ऑप्शंस ए और सी गए, अब बचा बी और डी। फिर यह भी पता है कि कांग्रेस ने हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध किया, तो 3 भी गलत है, तो बचा क्या? ऑप्शन डी, नन। सिंपल। बिल्कुल। इसका एक मेमोरी हैक भी है, बहुत सिंपल सा। बताइए। मेमोरी हैक, सीएसपी इज इक्वल टू कांग्रेस के साथ पर सोशलिस्ट। कांग्रेस के साथ इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट को सपोर्ट नहीं किया, और सोशलिस्ट इसलिए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ना कि कम्युनिस्ट स्टाइल डिक्टेटरशिप। फैंटास्टिक। सो द मिनी रिकैप इज सीएसपी कांग्रेस के अंदर एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ग्रुप था, इसलिए तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, नन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स से निकलकर अब चलते हैं ग्राउंड एक्शन पर। अगला सवाल, क्वेश्चन 22, यूपीएससी सीएससी प्री 2015। ओके। Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? ऑप्शंस हैं ए वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, बी सी राजा गोपालाचारी, सी के कामराज, डी एनी बेसांत। The broad micro theme here is civil disobedience movement, regional leaders. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च से सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किया, बट ये मूवमेंट सिर्फ गुजरात तक लिमिटेड नहीं था। इट वॉज अ नेशन वाइड मूवमेंट। राइट। पूरे देश में अलग अलग रीजन्स में लोकल लीडर्स ने गांधी जी से इंस्पिरेशन लेकर अपने अपने सॉल्ट मार्चेस ऑर्गेनाइज किए। ये सवाल उसी रीजनल लीडरशिप के बारे में है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु रीजन के बारे में। सही। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचा जा सकता है, जैसे एक नेशन वाइड सेव वाटर कैंपेन दिल्ली से स्टार्ट होता है। हाँ। फिर उससे इंस्पायर होकर मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में लोकल एक्टिविस्ट अपने अपने एरिया में मार्चेस और कैंपेन्स निकालते हैं। द कोर आइडिया इज द सेम, बट द लीडरशिप इज लोकल। वही हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम। परफेक्ट एनालॉजी। अब ऑप्शंस को देखते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट टाइमलाइंस। Okay. ऑप्शन ए वीओ चिदम्बरम पिल्लई, इन्हें कप्पलोटिया तमिलन यानी द तमिल हेल्म्समैन भी कहते हैं। ये स्वदेशी मूवमेंट के टाइम मतलब 1905-1908 के दौरान एक बहुत बड़े लीडर थे। अच्छा, तो इनका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि इन्होंने ब्रिटिश मोनोपोली को चैलेंज करने के लिए स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की थी। सो हिज प्राइमरी पीरियड ऑफ एक्टिविटी वाज मच बिफोर 1930। करेक्ट। फिर आते हैं बी सी राजागोपालाचारी पर। ये बिल्कुल सही जवाब है। सी राजागोपालाचारी, जो राजाजी के नाम से भी पॉपुलर थे, एक प्रोमिनेंट गांधीयन लीडर थे। सोर्स क्लियरली मेंशंस सी राजागोपालाचारी ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च फ्रॉम ट्रिचिनोपाली टू वेदारण्यम ऑन द टेंजर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो ये डायरेक्ट हिट है। एकदम। नेक्स्ट के कामराज, ये भी तमिलनाडु के एक जायंट लीडर थे, बट वो इंडियन पॉलिटिक्स में लेटर स्टेजेस में स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस किंग मेकर के रूप में फेमस हुए। 1930s में वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे। और डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम आते ही हमें होम रूल लीग मूवमेंट मतलब अराउंड 1916 याद आना चाहिए। 1930s तक उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी कम हो गया था। यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत काम का है। अगर लीडर्स का रफ टाइमलाइन पता है तो ये क्वेश्चन इजी है। एनी बेसेंट और वीओ चिदम्बरम पिल्लाई प्री गांधीयन एरा के प्रोमिनेंट लीडर्स थे। के कामराज का प्राइम टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस था। तो 1930 के इवेंट के लिए द मोस्ट लॉजिकल एंड प्रोमिनेंट फिट इज सी राजागोपालाचारी। एग्जैक्टली। और इसका एक मेमोरी हैक भी है। ओके। मेमोरी हैक, सॉल्ट मार्च इन द साउथ। सोचो, साउथ के सबसे बड़े गांधीयन लीडर कौन थे उस टाइम? राजा जी। सिंपल कनेक्शन। और इसके साथ पेरिफेरल नॉलेज के लिए ये भी याद रखना जरूरी है कि दूसरे रीजन्स में कौन लीड कर रहा था। मलाबार में के लपन ने कैलिकट से पयनूर तक सॉल्ट मार्च लीड किया। ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी ने कटक से इंचुड़ी तक लीड किया। ये नाम अगले साल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्रेट इनसाइट। सो द मिनी रिकैप, द करेक्ट आंसर इज बी सी राजागोपालाचारी, जिन्होंने दंडी मार्च के लाइंस पर वेदारण्यम मार्च लीड किया था। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन 23 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई प्री 2014। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रैजिक टॉपिक से जुड़ा है। Right. The Radcliffe Committee was appointed to options A, solve the problem of minorities in India, B, give effect to the Independence Bill, C, delimit the boundaries between India and Pakistan,
D. Inquire into the riots in East Bengal. ब्रॉड माइक्रो थीम है, पार्टीशन एंड बाउंड्रीज। द कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब ये डिसाइड हो गया कि इंडिया का पार्टीशन होगा, तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कि बाउंड्री कहाँ होगी, स्पेशली पंजाब और बंगाल में, जहां हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशंस काफी मिक्स थे। इसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई। सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश लॉयर जिनको इंडिया का कोई प्रायर नॉलेज नहीं था, उन्हें इसका चेयरमैन बनाया गया। Right. The idea was that he would be impartial. हाँ, वही आइडिया था। So the committee's sole purpose was to draw the lines on a map. Let's look at the options. Option A, minorities की problem solve करना, ये तो बहुत broad issue है. बिल्कुल नहीं। Option B, Independence Bill को effect देना. The Independence Act ने boundaries create करना enable किया, but Radcliffe Committee उसको करने का instrument थी. Same चीज नहीं है. करेक्ट। Option C, demarcate the boundaries between India and Pakistan. This is the bullseye. Source में साफ लिखा है, Sir Cyril Radcliffe was the chairman of the two-border for demarcation border between India and Pakistan in Punjab and Bengal. परफेक्ट। और ऑप्शन डी, riots की इंक्वायरी, वो भी उनका काम नहीं था। सो इट्स वेरी क्लियर। बिल्कुल। इसका एक मेमोरी हैक है, थोड़ा डार्क है पर याद रहेगा। ओके। मेमोरी हैक, Radcliffe equals Redcliffe. पार्टीशन के टाइम जो रेड यानी खून खराबा हुआ, उसकी बाउंड्री Radcliffe ने बनाई. This connects the name to the tragic context of the boundary line. That's a powerful one. Mini recap is, Radcliffe Committee was all about boundary demarcation between India and Pakistan. Correct answer is C. चलिए अब एक लैंडमार्क मोमेंट पर चलते हैं. Question 24. UPSC CSE pre-2014. The 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of the freedom movement because the options A. Attainment of self-government was declared as the objective of the Congress. B. Attainment of Purna Swaraj was adopted as the goal of the Congress. ओके। C. Non-cooperation movement was launched. D. Decision to participate in the Round Table Conference in London was taken. Broad micro theme, Congress sessions and goals. The concept is that the 1929 Lahore session was a watershed moment. यहाँ कांग्रेस ने अपना गोल शिफ्ट किया। शिफ्ट किया मतलब? पहले वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ गवर्नमेंट मांग रहे थे, बट इस सेशन में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ अ यंग जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस ने अपना अल्टीमेट गोल पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। Right. तो इस कॉन्सेप्ट से ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये गलत है। ये पहले का गोल था, 1929 में से अपग्रेड किया गया। Correct. Option B, attainment of Purna Swaraj. This is absolutely correct. Source confirms it was in the Lahore session 1929 that the Congress for the first time adopted complete independence or Purna Swaraj as the goal of INC. C, non-cooperation movement वो 1920 में लॉन्च हुआ था। No connection. और D, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन In fact, इस सेशन में डिसाइड हुआ था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करेंगे. उल्टा ही था। एग्जैक्टली इसका पेरिफेरल नॉलेज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी सेशन में ये भी डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। राइट. और इसीलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की डेट चुनी गई टू ऑनर दिस हिस्टोरिक डे. परफेक्ट। और मेमोरी हैक? मेमोरी हैक. 1929 में नेहरू जी, अ यंग लीडर, प्रेसिडेंट बने और उन्होंने बोल्डली डिक्लेयर किया, अब बस हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, नो मोर कॉम्प्रोमाइसेस. द यूथफुलनेस ऑफ द प्रेसिडेंट कनेक्ट्स टू द रेडिकल न्यू गोल. ग्रेट। Mini recap. 1929 Lahore session is synonymous with Purna Swaraj. Correct answer is B. Okay. From a declaration of independence, let's go back a little to an event that fueled this fire. Question 25. UPSC CSE pre-2013. Let's do it. The people of India agitated against the arrival of Simon Commission because options A. India's never wanted the review of the working of the Act of 1919. B. Simon Commission recommended the abolition of diarchy in the provinces. C. There was no Indian member in the Simon Commission. D. The Simon Commission suggested the partition of the country. Broad micro theme, constitutional reforms and protests. The concept, Government of India Act 1919 में एक प्रोविजन था कि 10 साल बाद इसके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी। Right. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में ही 2 साल पहले ये कमीशन बना दी। इसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। The fundamental problem? The problem was कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था. Exactly. इसका काम था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर पर recommendations देना, बट इसके सारे 7 मेंबर्स ब्रिटिश थे। Indians future without Indians. That's the key issue. Let's see the options. A. Indians review नहीं चाहते थे. ये गलत है. रिफॉर्म्स तो सबको चाहिए थे. बिल्कुल। B. साइमन कमीशन ने डायरकी अबॉलिश करने का रिकमेंडेशन दिया. ये उन्होंने किया था, बट ये उनकी रिपोर्ट आने के बाद पता चला. ये प्रोटेस्ट का रीजन नहीं था. Good point. रीजन था ऑप्शन C. There was no Indian member in the Simon Commission. The all-white nature of the commission was seen as a national insult. Source confirms this. Right. और ऑप्शन डी, पार्टीशन का सजेशन, वो भी गलत है. उन्होंने ये सजेस्ट नहीं किया था. तो प्रोटेस्ट का रीजन था कॉम्पोजिशन, नॉट रिकमेंडेशंस. साइमन गो बैक के नारे इसीलिए लगे. करेक्ट। इसका एक सिंपल सा मेमोरी हैक है। ओके. मेमोरी हैक, साइमन कमीशन में नो इंडियन था, इसलिए इंडियंस ने उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। सिंपल एंड डायरेक्ट. परफेक्ट. मिनी रीकैप.
The boycott of the Simon Commission was due to its all-white composition with no Indian representation. Correct answer is C. अब आगे बढ़ते हैं to the final chapter of our freedom struggle. Question 26 from UPSC CSE pre-2013. Quit India movement was launched in response to options A. Cabinet Mission Plan, B. Cripps proposals, C. Simon Commission report, D. Wavell Plan. The broad micro theme is triggers of major movements. जी इसका कॉन्टेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर 2। ब्रिटिश को वॉर के लिए इंडियन सपोर्ट चाहिए था। राइट तो इस सपोर्ट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने मार्च 1942 में एक मिशन इंडिया भेजा जिसे सर स्टैफर्ड क्रिप्स हेड कर रहे थे। जी द क्रिप्स मिशन ने वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का फ्रेमवर्क भी। पर इसमें काफी प्रॉब्लम्स थी। हाँ, इट डिडंट ऑफर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर और उसने इनडायरेक्टली पार्टीशन को भी अलाउ किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। इसके फेलियर से इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सीरियस नहीं है और इसी फ्रस्ट्रेशन से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ। Exactly. It was the immediate trigger. सो टाइमलाइन चेक करते हैं। ए कैबिनेट मिशन प्लान, ये 1946 में आया, टू लेट। Right. बी क्रिप्स प्रपोजल्स, मार्च 1942। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अगस्त 1942 में पास हुआ। टाइमलाइन फिट्स परफेक्टली। एकदम। सी साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, बहुत पहले। डी ववेल प्लान 1945, ये भी बाद में आया। तो टाइमलाइन से ही क्लियर हो जाता है। गांधी जी ने फेमसली क्रिप्स प्रपोजल्स को अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक कहा था। हाँ राइट। इसका मेमोरी हैक भी इससे जुड़ा है। अच्छा मेमोरी हैक, क्रिप्स केम विद अ क्रैपी प्रपोजल, एक पोस्ट डेटेड चेक। कांग्रेस गॉट एंग्री एंड सेड इट्स टाइम फॉर यू टू क्विट इंडिया। That's a memorable one. So, mini recap. The Quit India movement of August 1942 was launched in direct response to the failure of the Cripps proposals of March 1942. Correct answer is B. Let's continue with the theme of World War II's impact. Question 27, UPSC CSE Prelims 2012. ओके The Congress ministries resigned in the 7 provinces in 1939 because options A. The Congress could not form ministries in the other 4 provinces. B. Emergence of a left wing in the Congress made the working of the ministries impossible. C. There were widespread communal disturbances in their provinces. D. None of the statements A, B and C given above is correct. ब्रॉड माइक्रो थीम, कांग्रेस एंड वर्ल्ड वॉर 2। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है। 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कांग्रेस ने मेजर प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बनाई। They ruled for about 28 months, right? यस फिर सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने यूनिलैटरली इंडिया को वॉर में ब्रिटेन की तरफ से एक पार्टी डिक्लेयर कर दिया। Without consulting any of the elected Indian representatives. एग्जैक्टली और ये एक बहुत बड़ा इशू ऑफ प्रिंसिपल था। हाउ कैन यू टेक अ कंट्री टू वॉर विदाउट आस्किंग इट्स इलेक्टेड लीडर्स? Right. कांग्रेस ने क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एम्स मांगी, ब्रिटिश ने मना कर दिया। इसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। Correct. अब ऑप्शंस देखो, ए बी सी सब अलग अलग इंटरनल रीजंस दे रहे हैं, बट द रियल रीजन वाज एक्सटर्नल, द वॉर। In protest against Viceroy Lord Linlithgow's action of declaring India to be a belligerent in the Second World War without consulting the Indian people. तो जब ये स्पेसिफिक करेक्ट रीजन ऑप्शंस ए बी या सी में नहीं है, तो आंसर डी ही होगा। बिल्कुल इसका लॉजिक सिंपल है। रेजिग्नेशन एक मेजर नेशनल इशू पर प्रोटेस्ट था, कोई इंटरनल पार्टी प्रॉब्लम नहीं। सही। इसका मेमोरी हैक? Memory hack 1939 equals WWW starts. 1939 equals Congress ministries quit. The year itself is the trigger and the connection. Simple and effective. So the mini recap, the Congress ministries resigned because India was made a party to WWW2 without its consent. Since this isn't in options A, B or C, the answer is D. चलिए question 28, UPSC CSE Pre 2012, एक pivotal figure के ऊपर. Let's see. Which of the following parties were established by Dr. B.R. Ambedkar? 1. The Peasants and Workers' Party of India. 2. All India Scheduled Caste Federation. 3. The Independent Labour Party. Select the correct answer using the codes given below. A 1 and 2 only. B 2 and 3 only. C 1 and 3 only. D 1, 2 and 3. Broad micro theme है Political Organizations of Dr. Ambedkar. देखो, डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे कि सोशल रिफॉर्म काफी नहीं है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पॉलिटिकल पावर जरूरी है, इसलिए उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। तो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1, The Peasants and Workers Party of India. The source says it was founded in 1948 by Marxist leaders, so ये डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं बनाई थी। So statement 1 is incorrect. Statement 2, All India Scheduled Caste Federation. ये करेक्ट है। सोर्स कंफर्म्स दिस। 1942 में फाउंड हुई, ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पहली ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी थी, एस्टैब्लिश्ड बाय अम्बेडकर। ओके तो 2 सही है। और 3, The Independent Labour Party. ये भी करेक्ट है। 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड की थी। तो 2 और 3 करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। हाँ, इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का एजेंडा ब्रॉड था। वो सभी लेबरर्स के राइट्स पर फोकस करती थी, ना कि सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के। राइट, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन वाज मोर फोकस्ड। करेक्ट। इसका एक मेमोरी हैक भी है। मेमोरी हैक, रिमेंबर अम्बेडकर्स 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द वर्किंग क्लास लेबर एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस शेड्यूल्ड कास्ट्स। उनकी पार्टी के नाम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं।
Independent Labour Party, and All India Scheduled Caste Federation. That's a neat hack. Mini recap. Dr. Ambedkar founded the Independent Labour Party and the All India Scheduled Castes Federation, making option B correct. Moving on to question 29, UPSC CSE pre-2012. ये गांधी जी के एक बहुत सिग्निफिकेंट फास्ट के बारे में है. Okay. Mahatma Gandhi undertook fast unto death in 1932, mainly because options A. Round Table Conference failed to satisfy Indian political aspirations. B. Congress and Muslim League had differences of opinion. C. Ramsay MacDonald announced the Communal Award. D. None of the statements A, B, and C given above is correct in this context. Broad micro theme. Communal Award and Pune Pact. इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया. Right. इस अवार्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम डिप्रेस क्लासेस, आज के शेड्यूल कास्ट्स तक एक्सटेंड कर दिया. गांधी जी, जो उस वक्त पूना की यरवदा जेल में थे, उन्होंने इसे हिंदू सोसाइटी को हमेशा के लिए डिवाइड करने का एक मूव समझा. उन्हें लगा इससे अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने का कॉज हार्म होगा. एग्जैक्टली. तो इस स्पेसिफिक प्रोविजन को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने फास्ट अनटू डेथ शुरू किया. अब ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेल होना. ये सच था, पर इस फास्ट का डायरेक्ट ट्रिगर नहीं था. सही. बी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस. ये भी लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था, बट नॉट द रीजन. हाँ. सी. Ramsay MacDonald announced the Communal Award. This is the precise and direct reason. सोसबी यही कहता है कि गांधी was protesting against the separate electorates. This is a perfect match. बिल्कुल. और ये फास्ट तभी खत्म हुआ जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दूसरे हिंदू लीडर्स ने पूना पैक्ट साइन किया. राइट. जो इसका पेरिफेरल नॉलेज है, पूना पैक्ट एक कॉम्प्रोमाइज था. सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटा दिए गए और उसके बदले रिजर्व्ड सीट्स बढ़ा दी गई. करेक्ट. इसका एक सिंपल सा मेमोरी हैक है. ओके. मेमोरी हैक. रिमेंबर द चेन ऑफ इवेंट्स. कम्युनल अवार्ड, गांधीज फास्ट, पूना पैक्ट. ये सब 1932 में हुआ. Mini recap. Gandhi's 1932 fast unto death was a direct protest against the communal awards provision for separate electorates for the depressed classes. The correct answer is C. Question 30, UPSC CSE pre-2012. We're back at the Lahore session, but with a different angle. अच्छा. Independence. 2. The rift between the extremists and moderates was resolved in that session. 3. A resolution was passed rejecting the two-nation theory in that session. Which of the statements given above is are correct? A, 1 only, B, 2 and 3, C, 1 and 3, and D, none of the above. Broad micro theme. Significance of Lahore session. चलो re-examine करते हैं. Statement 1. Congress passed a resolution demanding complete independence. ये तो हमने अभी डिस्कस किया. This is correct. पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन. बिल्कुल. Statement 2. The rift between the extremists and moderates was resolved in that session. ये गलत है. वो रिफ्ट तो बहुत पहले लखनऊ सेशन ऑफ 1916 में रिजॉल्व हुआ था. Correct. अब Statement 3. A resolution was passed rejecting the two-nation theory in that session. ये भी गलत है. द टू नेशन थ्योरी तो मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में मार्च 1914 में फॉर्मली आर्टिकुलेट हुई थी. तो 1929 में उसे रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता. सही. So only Statement 1 is correct. यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक बहुत स्ट्रांग है. स्टेटमेंट 2 लखनऊ 1916, स्टेटमेंट 3 क्रोनोलॉजिकली इम्पॉसिबल, तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 बचता है. आंसर ए ही होगा. Perfect. इसका एक मेमोरी हैक भी है. मेमोरी हैक, जस्ट रिमेंबर, लाहौर 1929 equals one goal equals पूर्ण स्वराज. The one goal reminds you that only statement 1 is correct. Nice. Mini recap. The 1929 Lahore session's singular historical importance among these options is the adoption of the Purna Swaraj resolution. Correct answer is A. Next question 31. UPSC CSE pre-2012. एक बहुत ही repressive law पर सवाल है. Okay. The Rowlatt Act aimed at options. A. Compulsory economic support to war efforts. B. Imprisonment without trial and summary procedures for trial. C. Suppression of the Khilafat movement. And D. Imposition of restrictions on freedom of the press. Broad micro theme. Repressive British laws. Concept. इसका ऑफिशियल नाम था The Anarchical and Revolutionary Crimes Act 1919. वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटिश ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास किया था फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स. रॉलेट एक्ट इन इमरजेंसी पावर्स को परमानेंट बनाने के लिए था. मतलब सरकार को किसी भी पर्सन को सस्पेक्टेड टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए 2 साल तक बिना ट्रायल के कैद करने का अधिकार मिल गया. एग्जैक्टली. अ डायरेक्ट अटैक ऑन सिविल लिबर्टीज. तो ऑप्शंस देखते हैं. ए. कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर. नहीं. Imprisonment without trial and summary procedures for trial. ये तो एग्जैक्ट डेफिनेशन है रॉलेट एक्ट की. सोर्स भी यही कहता है. द रॉलेट एक्ट ऑथराइज द अथॉरिटी टू इम्प्रिजन अ पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिज्म फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years विदाउट ट्रायल. डायरेक्ट हिट. बिल्कुल. सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट तो इसके रिस्पॉन्स में शुरू हुआ था. राइट. और डी. रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस. ये तो ब्रिटिश रूल का फीचर था, बट रॉलेट एक्ट की डिफाइनिंग फीचर डिटेंशन विदाउट ट्रायल थी. करेक्ट. इस एक्ट के खिलाफ पॉपुलर स्लोगन था नो दलील, नो वकील, नो अपील. ये ऑप्शन बी को परफेक्टली कैप्चर करता है. जलियांवाला बाग मैसेकर इसी एक्ट के प्रोटेस्ट का नतीजा था. सही. इसका मेमोरी हैक. Memory hack. Rowlatt sounds like roll and act. The British wanted to roll up Indian freedom fighters and put them in jail with this act. That's a good one. Mini recap. The Rowlatt Act's primary aim was to allow for imprisonment without trial.
Correct answer is B. Question 32, UPSC CSE pre-2011. एक और सवाल क्विट इंडिया पर, बट ये थोड़ा ट्रिकी है. ओके Which one of the following observation is not true about the Quit India movement of 1942? Keyword है not true. राइट Options: A. It was a non-violent movement. B. It was led by Mahatma Gandhi. C. It was a spontaneous movement. D. It did not attract the labor class in general. ये न्यूआंस्ड क्वेश्चन है. चलो हर स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं. ए इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट. गांधी जी का कॉल नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल का था. बट हिस्टोरिकली लीडर्स के अरेस्ट के बाद वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ. तो ये डिबेटेबल है, बट ऑफिशियली लॉन्च नॉन वायलेंट ही हुआ था. तो इसको होल्ड पर रखते हैं. इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी. उन्होंने डू और डाई का कॉल दिया और मूवमेंट लॉन्च किया. भले ही वो पहले दिन अरेस्ट हो गए, ही इज इट्स अनडिस्प्यूटेड लीडर. तो ये ट्रू है. सही. सी. इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. सारे टॉप लीडर्स के अरेस्ट के बाद मूवमेंट लीडरलेस और स्पॉन्टेनियस हो गया. मासेज ने इनिशिएटिव लिया. ये भी ट्रू माना जाता है. करेक्ट. अब डी. इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल. ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है. अच्छा. हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मूवमेंट को अपोज किया था, बट वर्कर्स की वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स हुई थी कई इंडस्ट्रियल सेंटर्स में, जैसे बॉम्बे, जमशेदपुर और अहमदाबाद. तो ये कहना कि इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल गलत है. तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है. ए, बी और सी में ट्रूथ के एलिमेंट्स हैं, बट डी एक फैक्चुअल क्लेम है जो गलत है. लेबर स्ट्राइक्स एक मेजर पार्ट थे, तो इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास वाला स्टेटमेंट ही नॉट ट्रू है. बिल्कुल. इसका एक मेमोरी हैक है. बताइए. मेमोरी हैक. थिंक ऑफ क्विट इंडिया एज एन ऑल आउट एफर्ट. ये सिर्फ एक सेक्शन नहीं था. स्टूडेंट्स, पेजेंट्स और इवन लेबरर्स ने ज्वाइन किया. तो कोई भी स्टेटमेंट जो लेबर जैसे मेजर ग्रुप को एक्सक्लूड करे, वो गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं. Makes sense. Mini recap: the statement that the Quit India movement did not attract the labor class is not true, as there was significant labor participation. So the answer is D. Question 33, UPSC CSE pre-2011. हमें गांधी जी के अर्ली डेज में ले जाता है. लेट्स गो. What was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasants of Kheda? 1. The administration did not suspend the land revenue collection in spite of a drought. 2. The administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. Which of the statements given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. Broad micro theme: Early Gandhian Satyagrahas. इसका कॉन्टेक्स्ट है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात 1918. रीजन में सिवियर ड्रॉट और क्रॉप फेलियर हुआ था. राइट. गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग अगर क्रॉप यील्ड नॉर्मल का 1/4 से कम हो तो पेजेंट्स को टैक्स में छूट मिलती थी. बट अथॉरिटीज ने मना कर दिया. तो फाइट पेजेंट्स के लीगल राइट्स के लिए थी. चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ अ ड्राउट. ये बिल्कुल करेक्ट है. यही कोर इशू था. ओके. स्टेटमेंट 2, द एडमिनिस्ट्रेशन proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. ये तो कंप्लीटली एनाक्रोनिस्टिक है. परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और ओडिशा में इंट्रोड्यूस किया था. राइट. इसका खेड़ा सत्याग्रह 1918 से कोई कनेक्शन नहीं. राइट. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट. इसका मतलब ऑप्शन ए सही है. हाँ, इसका एक मेमोरी हैक है. ओके. मेमोरी हैक: खेड़ा साउंड्स लाइक खेत, व्हिच मींस फील्ड. प्रॉब्लम खेत में थी, ड्रॉट, और फाइट उस खेत पर टैक्स को लेकर थी. Simple. Mini recap. The Kheda Satyagraha was organized because the British refused to suspend revenue collection despite a massive crop failure. Correct answer is A. चलिए, क्वेश्चन 34 यूपीएससी सीएसई प्री 2011. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में है. With reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was were recommended by the Nehru report? 1. Complete independence for India. 2. Joint electorates for reservation of seats for minorities. 3. Provision of fundamental rights for the people of India in the constitution. Select the correct answer using the codes given below. ऑप्शंस हैं: A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. ब्रॉड माइक्रो थीम: नेहरू रिपोर्ट 1928. नेहरू रिपोर्ट इंडियंस द्वारा अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का पहला मेजर अटेम्प्ट था. इसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की एक कमेटी ने प्रिपेयर किया था, जिसे मोतीलाल नेहरू चेयर कर रहे थे. ओके, रिकमेंडेशंस चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. ये इनकरेक्ट है और एक कॉमन ड्रैप है. नेहरू रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस मांगा था. पूर्ण स्वराज की डिमांड 1 साल बाद 1929 में आई. राइट. स्टेटमेंट 2, जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज. ये करेक्ट है. उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया और जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रपोज किया. और स्टेटमेंट 3, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी करेक्ट है. रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट थी. तो स्टेटमेंट्स 2 और 3 करेक्ट है, पर 1 इनकरेक्ट है. इसका मतलब ऑप्शन बी सही है. हाँ, इसका एक मेमोरी हैक है. ओके. Memory hack. Remember the Nehru report as progressive but moderate. It asked for rights and unity, but it didn't take the final step to complete independence. वो अगले साल के लिए था. Great way to remember it. Mini recap. The Nehru report recommended joint electorates and fundamental rights, but advocated for dominion status, not complete independence. Correct option is B.
Next up, question 35, UPSC CSE pre-2010. Okay. After Quit India movement, C. Rajagopalachari issued a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was a proposal in this pamphlet? Options हैं A. A War Advisory Council, B. Reconstitution of the Central Executive Council, C. Fresh elections in 1945, D. A solution to the constitutional deadlock. Broad micro theme. Proposals during WW deadlock. The concept. 1944 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पॉलिटिकल डेडलॉक था। सी राजगोपालाचारी ने इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला प्रपोज किया। यही CR फॉर्मूला था जो द वे आउट पैम्फलेट में पब्लिश हुआ। हाँ, फॉर्मूला ने सजेस्ट किया कि मुस्लिम लीग पहले इंडिपेंडेंस की डिमांड को सपोर्ट करे, वॉर के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में प्लेबिसाइट होगा टू डिसाइड इफ दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट। तो पूरा प्लान कांग्रेस और लीग के बीच के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका था। इससे ऑप्शन डी, अ सोल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, इस प्रपोजल के ओवरऑल एम को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। बिल्कुल, और इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि जिन्ना ने सीआर फॉर्मूला रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस पहले टू नेशन थ्योरी को प्रिंसिपल में एक्सेप्ट करे। अच्छा, इसका मेमोरी हैक? Memory hack: CR formula is equal to a compromise roadmap. It was a roadmap to find a way out of the deadlock. Nice. Mini recap. Rajagopalachari's The Way Out proposed a formula to resolve the constitutional deadlock between the Congress and the Muslim League. The correct answer is D. Question 36, UPSC CSE Pre 2010. एक बहुत ही factual question. Okay. Who among the following were official Congress negotiators with Cripps mission? Options है A. Mahatma Gandhi and Sardar Patel, B. Acharya J.B. Kriplani and C. Rajagopalachari, C. Pandit Jawaharlal Nehru and Maulana Azad, D. Rajendra Prasad and Rafi Ahmed Kidwai. Broad micro theme: important missions and negotiations. इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। The Cripps mission of 1942 एक हाई प्रोफाइल नेगोशिएशन थी। सोर्स बहुत क्लियर है। जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद वर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएटर्स फॉर क्रिप्स मिशन। तो आंसर इज अ डायरेक्ट पिक। इट्स सी, और ये लॉजिकल भी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू फॉरेन अफेयर्स के फोरमोस्ट एक्सपर्ट थे। बिल्कुल, इसका एक मेमोरी हैक भी बन सकता है। मेमोरी हैक: imagine Cripps negotiating with the president of Congress, Azad, and the future prime minister, Nehru, the two most important figures for such a discussion. That's a great way to put it. Mini recap: The official Congress negotiators for the Cripps mission were Pandit Jawaharlal Nehru and Maulana Azad. The correct answer is C. Question 37, UPSC CSE Pre-2010. Right. Who among the following drafted the Fundamental Rights Resolution for the Karachi session of Congress in 1931? Options: A. Mahatma Gandhi, B. Pandit Jawaharlal Nehru, C. Dr. Rajendra Prasad, D. Dr. B.R. Ambedkar. ब्रॉड माइक्रो थीम: कराची सेशन 1931। इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत क्रूशियल है। ये सेशन जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिजाइड किया था, उसने फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर एक मेजर रेजोल्यूशन पास किया। सवाल है कि इसे ड्राफ्ट किसने किया? और सोर्स कहता है? सोर्स कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टेड द फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द कराची सेशन। So the correct option is B. पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये रेजोल्यूशन कांग्रेस का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए विजन दिखाता था और नेहरू जी के सोशलिस्ट लीनिंग्स को रिफ्लेक्ट करता था। बिल्कुल। इसका मेमोरी हैक: Memory hack. Think of fundamental rights and a socialist economic program. These forward-looking ideas are more strongly associated with Nehru within the Congress leadership of that time. perfect connection. Mini recap: Jawaharlal Nehru drafted the landmark resolution on fundamental rights for the Karachi session of 1931. Correct answer is B. Let's tackle question 38, UPSC CSE Pre-2010. Okay. With reference to the Simon Commission's recommendations, which one of the following statements is correct? Options: A. It recommended the replacement of diarchy with responsible government in the provinces. Center. C. It recommended the creation of Indian Police Service. D. It recommended the creation of Indian Army. ब्रॉड माइक्रो थीम: रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन। भले ही साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया, उसकी 1930 की रिपोर्ट इन्फ्लुएंशियल थी। उसने डायरकी यानी 1919 एक्ट का रूल ऑफ टू सिस्टम को स्टडी किया और उससे एक फेलियर माना। तो उसने इसके बदले क्या recommend किया? Let's check the source. It states, the Simon Commission's recommendations included the suggestion to abolish the provincial diarchy system and replacing this system with responsible government in the provinces. ये option A से exactly match करता है। हाँ, और इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि साइमन रिपोर्ट के कई रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में इनकॉर्पोरेट किए गए, जिसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। Right. इसका memory hack? Memory hack: Simon said, "Say no to diarchy." A simple rhyme to connect the name to the key recommendation. That's easy to remember. Mini recap. A key recommendation of the Simon Commission was to abolish diarchy in the provinces and introduce responsible government. The correct option is A. Question 39, UPSC CSE Pre-2009. Let's see. Who of the following founded the Ahmedabad Textile Labour Association? Options: A. Mahatma Gandhi, B. Sardar Vallabhbhai Patel, C. N.M. Joshi, D. J.B. Kriplani. Broad micro theme:
गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस। ये सवाल हमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ऑफ 1918 में ले जाता है। एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन के बाद गांधी जी के ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल्स पर एक फॉर्मल यूनियन बनाई गई। और सोर्स मटेरियल कहता है सोर्स मटेरियल कहता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी अलोंग विद अनुसुईया साराभाई। तो ऑप्शंस में महात्मा गांधी है, इसलिए वही आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। हाँ, इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि अनुसुईया साराभाई अंबालाल साराभाई की बहन थी, जो उन लीडिंग मिल ओनर्स में से एक थे जिनके खिलाफ स्ट्राइक थी। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, शी इज अ पायनियर ऑफ द वुमेन्स लेबर मूवमेंट इन इंडिया। इस एसोसिएशन को मजदूर महाजन संघ भी कहते थे। और मेमोरी हैक। memory hack. Ahmedabad mill strike was one of Gandhi's first major satyagrahas on Indian soil. It's natural that he would formalize his work by creating a labor association there. Excellent context. Mini recap, Mahatma Gandhi founded the Ahmedabad Textile Labor Association in the aftermath of the successful 1918 mill strike. The correct option is A. And now, for our final question. Question 40 from UPSC CSC pre-2009. The big one. The final one. With which one of the following movements is the slogan "Do or Die" associated? Options हैं A. Swadeshi movement, B. Non-cooperation movement, C. Civil disobedience movement, D. Quit India movement. Broad micro theme. Slogans and movements. Do or die या करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने अगस्त 8, 1942 को बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान में दिया था। On the eve of launching the Quit India movement, हाँ, उन्होंने कहा कि ये फाइनल स्ट्रगल है, या तो हम इंडिया को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में मर जाएंगे। that's so intense. It's like a final match. Last over, 6 balls और 6 runs चाहिए. कैप्टन टीम को कहता है this is it, do or die. Exactly. गांधी जी देश को यही कह रहे थे कि अब नेगोशिएशन का टाइम खत्म. This was the final push. बिल्कुल। अब इंटेंसिटी के बेसिस पर ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ए. स्वदेशी मूवमेंट 1905 की स्लोगन था वंदे मातरम। Right. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 फोकस बॉयकॉट पर था। जी. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 फोकस स्पेसिफिक लॉज को पीसफुली तोड़ने पर था। और डी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ये परफेक्टली फिट होता है। इसे अगस्त क्रांति या अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं। सोर्स भी इसको कंफर्म करता है। सही। एलिमिनेशन लॉजिक भी फाइनलिटी ऑफ द स्लोगन पर बेस्ड है। क्विट इंडिया मूवमेंट फाइनल बैटल की तरह देखा गया तो डू और डाई का स्लोगन परफेक्ट मैच है। करेक्ट। इसका मेमोरी हैक। मेमोरी हैक, क्विट इंडिया इक्वल्स ब्रिटिश से कहा अब क्विट करो, यानी डू योर वर्क ऑफ फ्रीइंग अस और वी विल डाई फाइटिंग फॉर इट। नाइस वन। और इसका पेरिफेरल नॉलेज ये है कि गांधी जी के अरेस्ट के बाद अंडरग्राउंड लीडर्स जैसे अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और सुचेता कृपलानी ने डू और डाई की स्पिरिट को जिंदा रखा। गुड टू नो। So the mini recap. The slogan "Do or Die" was given by Mahatma Gandhi for the Quit India movement in 1942. The correct answer is D. तो दोस्तों, what a journey. आज हमने 1919 से 1947 तक के क्रूशल फेज को 20 क्वेश्चंस के जरिए समझा। हाँ, काफी कुछ कवर किया। हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जैसी अलग-अलग आइडियोलॉजीज भी थी। राइट। हमने जाना कि सॉल्ट मार्च सिर्फ दांडी तक सीमित नहीं था। सी राजागोपालाचारी जैसे लीडर्स ने इसे साउथ तक पहुंचाया। हमने साइमन कमीशन के बॉयकॉट का असली रीजन, पूर्ण स्वराज की डिमांड और रैडक्लिफ लाइन के पीछे की स्टोरी को डीकोड किया। बिल्कुल। और आखिर में क्विट इंडिया मूवमेंट के डू और डाई स्लोगन की इंटेंसिटी को फील किया। एग्जैक्टली। एंड इट मेक्स यू थिंक। हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल में हर तरह के लोग थे, कुछ नरम, कुछ गरम, कुछ सोशलिस्ट, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। हाँ, एक पूरा स्पेक्ट्रम था। सोचो, अगर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी होती, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ गांधीयन या सिर्फ रेवोल्यूशनरी, तो क्या आज का इंडिया वैसा ही होता जैसा वो है? इस पर सोचना जरूर। That's a deep thought. That's it for this deep dive. अगली बार मिलेंगे कुछ और एक्साइटिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। जय हिंद। जय हिंद। सोचो,